हेलो गाइस, एक बार फिर से माय ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 35 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो मैंने आपके लिए बैकअप चैनल बनाया है टॉप मांगा एक्सप्लेन्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अपने अपने क्वार्टर्स की रूम की कार्ड को मिलने के बाद में तान्युन, लायन और लिंगवा तीनों के तीनों जा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर लिंगवा उछलते हुए हंसते हुए लायन से कहती है, वैसे मेरी सिस्टर ने सुना है कि लियू एकेडमी मेन लैंड पर सबसे पावरफुल यंग टैलेंट्स का घर है, तो ये वहाँ पर बहुत ज्यादा जीवंत और हलचल भरा होना चाहिए। लिंगवा की बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए अपनी मुट्ठी को बंद करके स्माइल करके कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर कितने ही ज्यादा युवा टैलेंट्स हैं, वह अभी भी एकेडमी में मुझे अपने एम्बिशंस को दिखाते हुए देखना चाहते हैं। तान्युन और लिंगवा को इस तरह से एक्साइटेड होते हुए देखकर जो लायन होती है वहाँ पर उन दोनों का हाथ पकड़ के हंसते हुए कहती है, तो अगर ऐसी बात है तो मुझे तान्युन के परफॉर्मेंस का इंतजार करना होगा। चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं। लिंगवा भी वहाँ पे नाचते हुए कहती है, हाँ लियू एकेडमी, जाओ जाओ जाओ, चलो जल्दी चलें। और तभी दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको लियू एकेडमी दिखाया जाता है, जिस जगह को देखने के बाद में वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा औसम है। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा एकेडमी होता है ये। और तभी तान्युन वहाँ पर आगे बढ़ते हुए वहाँ पर एकेडमी को देखते हुए कहता है, तो मेरा रूम यहाँ पर है। और वहाँ पर अपने रूम की बिल्डिंग को देखने के बाद में तान्युन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये आर्किटेक्चर स्टाइल सच में जेनेक्सियो की स्टाइल से बहुत ज्यादा अलग है। और इस चीज को कहते हुए तभी हमें दिखाया जाए तान्युन का रूम। दोस्तों इतना बड़ा फील्ड होता है कि वहाँ पर पूरी एक शादी निपटा दी जाए। और तान्युन वहाँ पर अपने रूम के साइड आते हुए कहता है, ओहो, इतनी बड़ी जगह, वो भी फ्री में दी गई है मेरे को। और इस बात को कहने के बाद में वो उस जगह से आते हुए अपने रूम के साइड आ जाता है और वहाँ पर अपने बेड और रूम की डेकोरेशन को देखने के बाद में फिर से हैरान होते हुए कहता है, ये बिस्तर लायन के साथ सोने के लिए बिल्कुल मस्त है यार, यहाँ तो धक्का-पेल करने में मजा आ जाएगी। और इस चीज को कहते हुए उसे गेट पे एकदम से खटखट की आवाज आती है और वो पलट के देखते हुए कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि लायन मेरी वाइफ और लिंगवा मेरे साथ में रहने का सोच रहे हो और वो लोग मेरे साथ में यहाँ रहने के लिए आए हो। और इस चीज को कहने के बाद में वो सारी की सारी फीलिंग्स वो फील करने लगता है दोस्तों, और अपने हाथ को रब करते हुए कहता है, ओहो, लेकिन ये कितना ज्यादा शर्मनाक है, लेकिन यह सच है कि इतने बड़े घर में रहना बहुत अकेलापन महसूस कराता है। और इस चीज को कहने के बाद में तान्युन आगे की तरफ बढ़ते हुए खूब इतरा रहा होता है और इतराते हुए कहता है, ओ मेरी बीबी, तुम्हारा पति तुम्हारे पास आ रहा है। और इसी तरह से तान्युन अपने सपनों में इतराते हुए सीधे जाता है और गेट को खोलते हुए ब्लश करके पप्पी देते हुए कहता है, मेरी बीबी लायन, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा पति क्या चाहता है। और दोस्तों में दिखाया जाता है सामने लायन तो नहीं, एक लॉयन खड़ा होता है, वो भी बहुत भैंसे जैसा। जैसे तान्युन अपनी आंखें खोलने के बाद में उस छोटे गैंडे को देखता है तो एकदम से घबरा जाता है और घबराते हुए चिल्ला के कहता है, अरे तुम कौन हो। और तभी अचानक से दोस्तों वो जो मोटा गैंडा होता है वो वहाँ पर रोते हुए तान्युन के आगे आकर कहता है, आप क्या तान्युन ग्रैंडपा है मेरे। तान्युन वहाँ पर उस गैंडे को इस तरह से रोते हुए देख के अपने मन में सोचता है, यह छोटा मोटा लड़का कौन है, लेकिन कुछ भी कहो ये लड़का बहुत गोल है। जैसे तान्युन ने इस चीज के बारे में कहा होता है दोस्तों, तभी अचानक से वो लड़का वहाँ पे रोते हुए तान्युन को वहाँ पे गले से लगा लेता है। और तान्युन वहाँ पर उसके ऐसे एक्सप्रेशन को देखने के बाद में घबराते हुए कहता है, अरे ग्रैंडपा, आखिर कौन ग्रैंडपा। और वो लड़का भी वहाँ पे तान्युन को कस के जकड़े हुए रोते हुए कहता है, आप मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। वाह क्या बात, आखिरकार मैं अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से मिल ही गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं तियानजिन येपिन के कोर्टयार्ड में रह सकता हूँ। और तभी वहाँ पर वो तान्युन के आगे रोते हुए अपने नाक, अपनी आंसू सारे उसके कपड़े में लगाते हुए गंदा करते हुए तान्युन से कहता है, मुझे ऐसा क्या लगता है कि ये कौन है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप मेरे ग्रैंडफादर हैं। उस मोटे की बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे बहुत सारा घबराने लगता है और तभी उससे चिल्ला के कहता है, अरे मोटे गैंडे, हट यहाँ से, रुक जा पहले और मुझे सही से समझाओ कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा कैसे हूँ, तियानजिन येपिन का और ये सब का क्या मतलब है। और सबसे पहली बात, बड़े कायदे से समझ लो, मुझसे दूर रहो क्योंकि तुम्हारे घर के अंडे मेरी टांगों में रगड़ रहे हैं। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो जो मोटा होता है दोस्तों वो वहाँ पे दूर हो जाता है और फिर उसको बताता है, तो ग्रैंडपा, क्या आप अभी भी नहीं जानते, मेरा नाम युआन क्यू है और मैं युआन दातो का ग्रैंडसन हूँ और युआन दातो आपके ग्रैंडसन है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप मेरे ग्रेट ग्रैंडपा हैं। और ये कहने के साथ में वो मोटा वहाँ पे तान्युन की एक बहुत बड़ी फोटो उसके सामने निकाल के रख देता है और हंसते हुए उससे कहता है, ग्रैंडपा, ये देखो, ये हमारे युआन फैमिली का नया इंडस्ट्रियल पोस्टर है। तान्युन वहाँ पर अपनी इतनी बड़ी फोटो देखने के बाद में थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो मोटा हंसते हुए कहता है, ये जो फोटो है, इस फोटो में ग्रेट ग्रैंडपा एक पेड़ की तरह जिंदा दिख रहे हैं और बिल्कुल ये तस्वीर जिंदा जैसी है, इसलिए मैंने आपको पहचान लिया ग्रैंडपा।
तान्युन अपनी इस तरह की फोटो को देखने के बाद में दोस्तों बहुत ज्यादा खिसिया जाता है। एकदम सड़ा समूह बनाते हुए मन में सोचता है, युआन दातो और कियान बिंगलू, तुम दोनों छोटी बिल्ली की को, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। देखना जब मैं वापस आऊंगा तो आपके साथ कैसा व्यवहार करूंगा। इतनी लाठियां लगाऊंगा तुम्हारा पिछवाड़ा बंदर के तरीके लाल हो जाएगा। और ये कहने के बाद में दोस्तों तान्युन वहाँ पर उस शील्ड और फोटो को तुरंत बंद कर देता है और सीधे उसको पकड़ के डस्टबिन के अंदर डालते हुए उससे कहता है, अब इस चीज का इस्तेमाल भविष्य में कभी भी तीसरा व्यक्ति नहीं करना चाहिए। इसे अपने पास से निकालो। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तान्युन की बात सुनने के बाद में वो जो मोटा होता है वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया। और ये कहने के बाद में तान्युन वहाँ पे उस फोटो को डस्टबिन के अंदर डालने के बाद अपने हाथों को झाड़ते हुए आगे बढ़ के कहता है, वैसे आपने अभी जिस त्यान भी यीपिन हाउस के बारे में बताया है उससे आपका कहने का मतलब क्या है? क्या ये वो घर है जिसमें मैं रहता हूँ? तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो जो मोटा होता है दोस्तों वहाँ पर तान्युन के घर के बारे में बताते हुए कहता है, मेरी बात को समझिए। इस प्रकार ग्रैंडपा लियो का कॉलेज के स्टूडेंट के रहने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के आंगन हैं और जो घर सबसे ज्यादा सिंपल हैं उन्हें दातोंग बंगले से लेके सबसे शानदार एम्परर के नंबर 1 अलग अलग लेवल के रूम है। फिर वो तान्युन के रूम के बारे में बताता है। कॉलेज में एक बड़ा योगदान देने के अलावा कॉलेज 3 मेन ग्रेड की रैंकिंग सीटों के आधार पर रहने वाले स्टूडेंट्स के स्पेसिफिकेशंस पर निर्धारित करेगा। और दोस्तों इतनी लंबी चौड़ी बकचोदी करने के बाद में वो मोटा वहाँ पे हंसते हुए तान्युन से कहता है, मैंने लियो एकेडमी में आने के लिए 1 लाख गोल्ड कॉइन को डोनेट किया है और मैं बस तियानजी के 4th ग्रेड हाउस के किनारे तक ही पहुँच पाया। लेकिन जैसे ही मेरे ग्रैंडफादर आए वे सीधे एम्परर के 1st ग्रेड के रूम में पहुँच गए। मोटे की बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे सड़ा समूह बनाते हुए मन में सोचता है, वैसे ये प्रिंसिपल मेरे लिए इतना खास क्यों कर रही है? अगली बार जब हम मिले तो मुझे उससे स्पष्ट पूछ लेना चाहिए कि आखिर वो मुझसे क्या चाहती है। तान्युन इस चीज को सोचने के बाद में उस मोटे से पूछता है, वैसे क्या तुम जानते हो कि लड़कियों के रहने की जगह कहाँ है? और इस चीज को कहने के बाद में वो अपने मन में सोचता है, ये घर अकेले रहने के लिए बहुत बड़ा है। अगर मैं लाओयन और लिंगुआ को ले आऊं तो हम एक साथ बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। अपने ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद में वो मोटा अपने मन में सोचता है जैसा कि मैंने अपने ग्रैंडपा से उम्मीद की थी, उन्हें लड़कियों के पास जाना पड़ा। स्कूल के पहले दिन सोने के लिए वो लड़कियों की जगह ढूंढ रहे हैं। और इस बात को सोचने के बाद में वो तान्युन से कहता है, ग्रैंडपा मेरे साथ आइए, जहाँ पर लड़कियां रहती हैं उस तरफ चलते हैं हम लोग। और मैंने इस चीज की बहुत अच्छे से जाँच की है कि वो लोग कहाँ रहती है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक झरने को दिखाया जाता है और वो मोटा तान्युन को लेके ऐसी झरने वाली जगह से आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ग्रैंडपा लियो कॉलेज के जो टीचर हैं वो सब अलग अलग बटे हुए हैं, जैसे कि जैन सखियों में हमारी स्वॉर्ड मैंशन से अलग टीचिंग होती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मोटा और आगे की तरफ जाते हुए तान्युन से कहता है, ये एक एकेडमिक सिस्टम है। ऐसा कहा जाता है एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में कि उन लोगों ने इस जगह को बनाया था और यह हजारों सालों से अभी तक अस्तित्व में है। और यहाँ का जो एंट्रेंस होता है बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए वो एक जगह को दिखाते हुए तान्युन से कहता है, ग्रेट ग्रैंडपा वो बिल्डिंग देखिए, वो लड़कियों के रहने की जगह है। और जब तान्युन उस बिल्डिंग की तरफ देखता है तो अपना मोटा धीरे से तान्युन से कहता है, हाँ ये सही है ग्रैंडपा, और मैंने सुना है कि आज 2 बहुत खूबसूरत लड़कियां आई हैं। एक लड़की बड़ी है तो एक लड़की छोटी है। और इस बात को कहने के बाद में वो उनके बारे में सोचते हुए बिल्कुल इतराने लगता है। और फिर तान्युन से कहता है, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आज आपसे मिला। और तभी हमें दिखाया जाता है तान्युन वहाँ पर आगे जब बढ़ रहा होता है तो एक बालकनी पे कुछ लड़कियां आपस में बहस कर रही होती हैं, जिसको देखने के बाद में तान्युन अपने मन में सोचता है, क्या वहाँ पर वो मेरी पत्नी लाओयिन है? और इस बात को फील करने के बाद में तान्युन वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसका ऑरा रिलीज होने लगता है और वो मन में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को छूने की? जब तान्युन वहाँ पे मन ही मन में गुस्सा आ रहा होता है तभी वो मोटा उससे कहता है, क्यों ग्रैंडपा, बस मुझे जो कहना है उसे सुनो। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। लाओयिन के वहाँ पर कोई कह रहा होता है, तुम्हें हमारी टीम को ज्वाइन करना होगा। फिर दूसरा कोई कहता है, मैं एक नजर में बता सकती हूँ कि आपके पास बर्फ स्टाइल की सबसे मजबूत मार्शल स्पिरिट है। दूसरी लड़कियों की बात सुनने के बाद में लाओयिन उनसे कहती है, सीनियर सिस्टर मुझे खेद है, मुझे इस चीज के बारे में सोचने के लिए कुछ समय दीजिए। लाओयिन की बात सुनने के बाद में जो सामने लड़की खड़ी होती है दोस्तों, वो वहाँ पे लाओयिन से बड़ी रंगबाजी में कहती है, अब तुम्हें सोचने के लिए क्या समय चाहिए, तुम बस हमारी टीम के साथ जुड़ जाओ। लेकिन तभी दिखाते हैं अपनी पत्नी का भक्त बोले तो तान्युन वहाँ पे गुस्से में उस लड़की के पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। और लाओयिन के साथ में इस तरह से रंगबाजी से बात करते हुए देखकर तान्युन वहाँ पे गुस्से के कारण सीधे उसको वहाँ पे गिरा लेता है और उसके पैर को पकड़ के एंगर लॉक लगाते हुए कहता है, तुम कमीनी कहाँ से आई हो? तान्युन के इस तरह से एंगर लॉक लगाने के कारण उस लड़की की बुरी तरह फट चुकी होती है दोस्तों, और वो वहाँ पे बुरी तरह चिल्ला रही होती है। और तभी वहाँ पे तान्युन क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को इस तरह से बुली करने की, और कोई भी उसके साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकता।
जब तान्युन वहाँ पर उस लड़की के एंगल लॉक लगाए होता है, तभी लायन उसके सामने आते हुए उससे कहती है, तान्युन वो हमारी एक सीनियर सिस्टर है, कोई लड़का नहीं है, तुम उनको इस तरह से कैसे जकड़ सकते हो। लायन की बात सुनने के बाद में दोस्तों तान्युन की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो सोच रहा था कि लड़का है ये। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको एक बड़ा सा हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर 2 गार्ड खड़े होते हैं और कोई आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी हमको पता चलता है दोस्तों ये कोई और नहीं, तान्युन का सबसे पुराना माल, बोले तो बचपन का प्यार, जिससे इसकी शादी हुई थी दोस्तों, ये वही होती है जो कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि इसके ऊपर इविल स्पिरिट ने कब्जा करने के कारण इसका रूप रंग पूरा बदल जाता है। और वो लड़की वहाँ पे घबराते हुए आगे की तरफ बढ़ रही होती है और गार्ड से कहती है, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, क्या ये लियो कॉलेज है। गार्ड इतनी खूबसूरत लौंडे को देखने के बाद में बिल्कुल इतरा जाते हैं दोस्तों, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और एक गार्ड इतराते हुए कहता है, हाँ मेरी लिटिल सिस्टर, ये लियो एकेडमी ही है। दूसरा गार्ड उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, क्या तुमको किसी चीज की जरूरत है, क्या मैं तुम्हें दूं। गार्ड की इस तरह की बातें सुनने के बाद में वो जो लड़की होती है दोस्तों, इसका नाम मैं भूल गया, तो प्लीज अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वो वहाँ पे घबराते हुए कहती है, मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखवाया है। इतनी मासूम, खूबसूरत और पटाखा माल देखने के बाद में उन तीनों गार्ड का मन एकदम डोल गया होता है और वो तीनों गार्ड ब्लश करते हुए आगे बढ़कर उससे कहते हैं, लिटिल सिस्टर तुम इतना घबराओ मत, हम गर्मजोशी से भरे बहुत दोस्ताना गार्ड हैं। तभी दूसरा गार्ड भी ब्लश करते हुए आगे बढ़ के कहता है, हाँ अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो सीधे मुझे आप बताओ। उन गार्ड को इस तरह से हाथ आगे बढ़ा के अपनी तरफ आते हुए देखकर मुझे तान्युन की वाइफ होती दोस्तों, वो वहाँ पे बहुत ज्यादा घबराने लगती है और घबराते हुए कहती है, नहीं तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। उस लड़की की बात सुनने के बाद में जो एक गार्ड होता है दोस्तों, उसका हवस तो एकदम चरम सीमा में पहुंच गया होता है। वो वहाँ पे क्रीपी स्माइल देते हुए ब्लेस करके सिंघम का पंजे वाला पोज बना के दोस्तों आगे की तरफ बढ़ के कहता है, क्या ऐसा करना अलाउ नहीं है जूनियर सिस्टर, मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम मेरे बारे में क्या बात कर रही हो। तान्युन की वाइफ जब उनको इस तरह से क्लोज आते हुए देखती है दोस्तों, तभी उसकी एनर्जी वहाँ पे रिलीज होने लगती है और वो डार्क एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो तीनों के तीनों गार्ड एकदम से झटके से पीछे की तरफ जाके गिरते हैं। और पीछे गिरने के बाद में उसकी एनर्जी के कारण खाली उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो वहाँ पे डर के भागते हुए कहती है, सॉरी मुझे माफ कर दो, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है। और गार्ड के पास जाकर बड़े मासूम तरीके से अपने हाथ को बढ़ाकर कहती है, क्या तुम सभी लोग ठीक हो? वैसे मेरी एबिलिटी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। गार्ड जब उस लड़की को देख रहे होते हैं तो उनको वहाँ पे मॉन्स्टर दिखाई दे रहा होता है और वो सारे के सारे गार्ड वहाँ पे कांपने लगते हैं। और एक गार्ड घबराते हुए कहता है, इसका मतलब आप अपनी एबिलिटीज पर कंट्रोल नहीं रख सकती हैं और आप जब चाहें तब हमें इस तरह से फेंक सकती हैं। तीसरा गार्ड तो दोस्तों वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और वहाँ पे वो घबराते हुए कहता है, अरे नहीं ये तो एक डेविल है। जाहिर तौर पर वो बहुत ज्यादा मासूम लग रही है, लेकिन नहीं वो एक डेविल है। और इस चीज को कहने के बाद में दोस्तों उन तीनों के वहां पसीने आ रहे होते हैं और वो तीनों गार्ड एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और तभी अचानक से वो गार्ड कुछ प्लानिंग करने के साथ में बहुत ज्यादा स्पीड में वहां से भागते हुए चिल्ला के कहते हैं, बचाओ, कोई हमारी मदद करो। लेकिन तभी दिखाते हैं दोस्तों वो तीनों के तीनों गार्ड इतना ज्यादा घबरा गए होते हैं कि वो आगे बढ़ते हुए एकदम से गिर जाते हैं और घबराते हुए चिल्ला के कहते हैं, हमें माफ कर दो, हम फिर कभी लड़कियों को नहीं छेड़ेंगे। और दोस्तों उनके ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी का प्रेशर बन रहा होता है और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं, ये डीन होती हैं दोस्तों, बनी डीन बोलते हैं। और वो वहाँ पर उन गार्ड से पूछती हैं, तुम तीनों घोस्ट का नाम क्या है और जी तुम दरवाजे पर क्यों नहीं गए, इसके बजाय एकेडमी में इधर उधर भाग रहे हो। वो गार्ड वहाँ पर डीन को देखने के बाद में दोस्तों बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। उनके पैर पकड़ के एक गार्ड चिल्ला के कहता है, डीन प्लीज हमारी मदद करो, ये लड़कियां सच में बहुत ज्यादा भयानक होती हैं। दूसरा वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हाँ अब इस धरती में हम किस बारे में बात करेंगे। उन गार्ड्स की ऐसी हालत देखने के बाद में डीन वहाँ पर उनसे कहती है, वैसे इन सब चीजों के बारे में तुम भूल जाओ, मुझे बस तुमसे कुछ लेना देना है, इसलिए मेरे साथ आओ। और इस चीज को कहने के साथ नहीं वो तान्युन की जो पहली वाइफ होती है दोस्तों उसको अपने साथ आगे ले जा रही होती है। और तभी वो वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या इन गार्ड्स के लिए इतना ज्यादा जेंटलमैन होना ठीक है? एक तो उनकी फाड़ दी पूरी तरीके से, अब इसको समझ में भी नहीं आ रहा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जैसे लायुन ने तान्युन को बताया होता है कि तान्युन इसे रोको अभी, क्योंकि वो हमारी सीनियर सिस्टर है और ये हमारे लिए मुसीबत पैदा करने वाला कोई बुरा आदमी नहीं है। तान्युन इस बात को सुनने के बाद में बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके पसीना आने लगते हैं। और तभी वो घबराते हुए उस लड़की की तरफ देख के कहता है, अरे आखिर वो एक लड़की क्यों हो सकती है? तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो जो सीनियर सिस्टर होती है उसकी तरफ घूर के देखते हुए गुस्सा के कहती है, आखिर मैं एक लड़की क्यों नहीं हो सकती? और उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में तान्युन झटके से पीछे जाके उससे माफी मांगते हुए कहता है, अरे मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा करने के लिए मुझे बुरा लग रहा है। मुझे लगा कि लायन को आप धमकी दे रही हैं और मुझे देखने में आपका फिगर बिल्कुल लड़कों की तरह दिखता है।
तान्युन की ये बात सुनने के बाद में वो जो सीनियर सिस्टर होती है दोस्तों, वो वहाँ पे तान्युन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो सीनियर सिस्टर और ज्यादा गुस्सा ना जाए तो इस चीज को देखते हुए लायन उसके पास आकर उसको ग्रीट करते हुए उससे कहती है, सीनियर सिस्टर वो मेरे हस्बैंड है, उसने बस यहाँ पर गलत समझ लिया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। लायन जब वहाँ पे उसको झुक के ग्रीट कर रही होती है तभी हमें दिखाया जाता है जो सीनियर सिस्टर होती है लायन के बलून को देखने के बाद में अपने मन में सोचती है, तुम्हें माफी मांगना है तो बस माफी मांगो ना, तुम ऐसे अपने बलून क्यों दिखा रही हो, इस चीज से मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। और फिर वहाँ पे गुस्साते हुए लायन से कहती है, गलत फहमी क्या है, क्या वो गलत समझते हैं कि मैं एक लड़का हूँ। सीनियर सिस्टर की ये बात सुनने के बाद में लायन के वहाँ पसीना आने लगते हैं और वो सीनियर सिस्टर की चेस्ट की तरफ देख के घबराते हुए कहती है, ये वो मैं आपको कैसे कहूँ। सीनियर सिस्टर्स की ये बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्साने लगती है और तभी गुस्साते हुए कहती है, मुझे ज्यादा समझाने वाली बातें पेलना बंद करो और तुम इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझती हो। और ये कहने के बाद में सीनियर सिस्टर वहाँ पे मुंह फुला लेती है और लायन की तरफ देख के अपने मन में सोचती है, क्या कोई इनमें से एक भी मेरी इस बात को नहीं समझ सकता। और जब सीनियर सिस्टर इस चीज के बारे में कही रही होती है तभी हमें दिखाया जाता है लायन के बगल में उसकी सिस्टर लिंगवा आके खड़ी हो जाती है और लिंगवा के भी बलून दोस्तों इस लड़की से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जिस चीज को देखने के बाद में सीनियर सिस्टर और ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि मेरे से ये छोटी है लेकिन इसके बलून अभी से मुझसे बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं। और जैसा कि हमें लिंगवा के बारे में मालूम है दोस्तों, वो किसी की भी मौज लेने में बिल्कुल पीछे नहीं हट पाती है और वहाँ पर उसको इस तरह से घूरते हुए देखकर सीनियर सिस्टर से कहती है, सीनियर सिस्टर क्या बात है, आप इस तरह से मेरे को क्या देख रही हैं, क्या मेरे बड़े और बहुत बड़े हैं क्या। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में जो सीनियर सिस्टर होती है दोस्तों, उसकी तो एकदम फायर हो चुकी होती बुरी तरह से, उसके आग जलने लगती है अंदर ही अंदर और वो गुस्साते हुए लिंगवा की तरफ देख के कहती है, तुम सभी लोग मुझे तंग कर रहे हो। और सीनियर सिस्टर की ये बात सुनने के बाद में लिंगवा वहाँ पे उसकी और मौज लेते हुए वहाँ पे हंसने लगती है। और दोस्तों ये कंडीशन सच में बहुत ज्यादा फनी होती है। सीनियर सिस्टर की इस तरह से मौज लेते हुए जो तान्युन होता है वहाँ पे बीच में आ जाता है ताकि और बवाल बढ़ ना सके और वो वहाँ पे घबराते हुए उससे कहता है, तो ठीक है सीनियर सिस्टर, क्या हम पहले यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि हमें अभी भी कुछ इम्पोर्टेंट काम करने हैं। तान्युन की ये बात सुनने के बाद में जो सीनियर सिस्टर होती है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा भड़कने लगती है और तभी गुस्साते हुए कहती है, नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में डुएल करना चाहती हूँ। और दोस्तों डुएल का दूसरा मतलब मत निकाल लेना आप लोग, अगर तुम फाइट में हारते हो तो तुम्हारी वाइफ को हमारे गिल्ड के साथ में जुड़ना होगा। लायन इसकी ये बात सुनने के बाद में सर को खुजलाते हुए कहती है, आप तो हमारे जैसे नए स्टूडेंट के साथ में फर्जी गर्माहट भरा माहौल बना रही है सीनियर सिस्टर, और हमें अभी भी इस बारे में सोचने की जरूरत है। लायन की बात सुनने के बाद में जो सीनियर सिस्टर होती है वो वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, आपको अपने गिल्ड में होने के लिए इनवाइट करना आपके लिए सम्मान की बात है, तो आप इस चीज के लिए तारीफ क्यों नहीं करती, या तो मेरे साथ जुड़ो या मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। भीड़ में आए हुए लोग जब वहाँ पे सीनियर सिस्टर की बात सुनते हैं तो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, हाँ ये ठीक है, क्या तुमने अभी तक अपना काम पूरा कर लिया, एक डुएल बिल्कुल सही है, मैंने और तान्युन ने इसे ले लिया है, हाँ ठीक है मैं तुमसे लड़ूंगी। उन लोगों की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, हालांकि मैं अपनी बीबी को बेड के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं चाहता, और अगर तुम हार गई तो तुम क्या करोगी। तान्युन की बात सुनने के बाद में सीनियर सिस्टर वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, इस कॉलेज के 3rd ईयर की मैं चीफ हूँ, क्या मैं तुम्हारे ऐसे बेकार से इंसान से हार जाऊंगी, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या प्रपोज है, बस क्या करना है मुझे बताओ। सीनियर सिस्टर की बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, इस बात को मैं आपको तब बताऊंगा अगर आप इस गेम को हार जाती हैं। फिर सीनियर सिस्टर के सामने आते हुए उनसे कहता है, बात कुछ ऐसी है, हमने अभी भी इस स्कूल में एंटर किया है, इसलिए जब हम स्कूल में होते हैं तो तुम मेरी साली बन सकती हो और एक अच्छे जोड़े के रूप में मेरी डेली लाइफ में मेरी देखभाल कर सकती हो। तान्युन की बात सुनने के बाद में सीनियर सिस्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और अपनी मुट्ठी गुस्से में बंद करते हुए कहती है, तुम हरामखोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर अपने आप को शांत करते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ, मैं तुझे इतना मारूंगी तेरी गोटियां सुझा दूंगी। वहाँ की ये सब बातें सुनने के बाद में जो वहाँ की जनता खड़ी होती है दोस्तों, जिनको बवाल देखने में बड़ा मजा आता है, दूर से आपस में बात करते हुए कहती है, हाँ सब खत्म हो गया है, खत्म हो गया सब। जो हमारी सीनियर सिस्टर मैनलिंग है वो 3rd ग्रेड की 3rd सीट में है। उस लड़के की बात सुनने के बाद में एक और लड़का कहता है, उस नए लड़के को देखो, वो सीनियर सिस्टर के चैलेंज को एक्सेप्ट करने का साहस क्यों करेगा। चलो ठीक है, जो भी होता है हमें उससे क्या, हमें तो देखने में खूब मजा आने वाला है, तो ठीक है चैलेंजिंग ग्राउंड की तरफ जल्दी चलते हैं। अगर हम लोग देर से जाएंगे तो मजा नहीं देख पाएंगे, तो जल्दी चलो शो देखने के लिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है चैलेंजिंग ग्राउंड, जहाँ पर दोस्तों फाइट होती है। वहाँ पे एक साइड में सीनियर सिस्टर मैंगलिंग और दूसरे साइड में अपना ठरकी लौंडा तान्युन खड़ा होता है। मैंगलिंग वहाँ पे तान्युन की तरफ घूर के देखते हुए कहती है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर खूब बढ़िया लेसन सिखाने वाली हूँ कि अपने सीनियर का सम्मान कैसे करा जाता है।
और इस चीज को कहने के बाद में जो सीनियर सिस्टर मैनलिंग होती हैं वो वहां पर अपनी मार्शल स्पिरिट को अपेयर करते हुए कहती हैं, सीनियर मैनलिंग मार्शल सोल आर्मर। तान्युन जब वहां पे मैनलिंग के सोल स्पिरिट को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वहां पर हंसते हुए कहता है, आपके कपड़े तो सच में जैसे नौकरानी पहनती हैं वैसे दिखाई दे रहे हैं। तान्युन की बात सुनने के बाद में जो मैनलिंग होती है वहां पर अपनी मार्शल स्पिरिट को यूज करते हुए तान्युन की तरफ हाथ बढ़ाकर स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुम पहली बार वुहान आर्मर देख रहे हो? ये मैं कैसे भूल गई। जिन लोगों ने अभी अभी लियो कॉलेज में एंटर किया है वे केवल बेसिक नॉलेज के बारे में ही जानते होंगे। और इस चीज को भूलने के बाद में वो फिर तान्युन की तरफ घूर के देखते हुए कहती है, तान्युन तुम पक्के तौर पर आज हारोगे। अगर तुम प्रशंसा पाना नहीं चाहते तो बस नीचे उतरो और अपने आप को सरेंडर कर दो। मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ कि मेरी तरह मार्शल सोल आर्मर को कैसे अवेक किया जाए। तान्युन उसकी बात सुनने के बाद में स्माइल करते हुए कहता है, वैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया है सीनियर सिस्टर, और मुझे इस तरह के बहुत ज्यादा कहे जाने वाले मार्शल सोल आर्मर के बारे में पहले से पता है। तान्युन की बात सुनने के बाद में मैनलिंग वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, बकवास करने की भी कोई हद होती है बेवकूफ। मैनलिंग ने जैसे इस चीज के बारे में कहा होता है तभी दिखाते तान्युन वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने स्पिरिचुअल आर्मर को वहाँ पे एक्टिवेट करते हुए कहता है, मैंने अभी अभी स्कूल में एंटर किया है इसलिए मैं इतना अहंकारी नहीं होना चाहता था। और ये कहने के बाद में वो अपने हाथ को झटकते हुए अपनी मार्शल स्पिरिट को वहाँ पे अपेयर करते हुए कहता है, लेकिन मेरी ताकत इसकी परमिशन नहीं देती। तान्युन को इस तरह से अपने स्पिरिचुअल आर्मर को एक्टिवेट करते हुए देखकर जो मैनलिंग होती है वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या ये बच्चा सच में मार्शल आर्ट आर्मर का यूज करना जानता है? और दूसरे साइड में जो पवेलियन में बैठे हुए लोग होते हैं दोस्तों, उनके तो वहाँ मुंह से थूक निकल आता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हैरान होते हुए कहता है, अरे उसकी बकवास मत सुनो, ये कैसे हो सकता है? अपने दोस्त की बात सुनने के बाद में उसका साथी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, लेकिन उसकी प्रेजेंट मार्शल पावर नॉर्मल मार्शल स्पिरिट की लिमिट को पार कर गई है। उन सब की ये सारी बातें सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, मार्शल स्पिरिट अवेक। और उसने जैसे इस चीज के बारे में कहा होता दोस्तों, जैसा कि हम लोग को मालूम ही है कि तान्युन की जो मार्शल स्पिरिट है वो किंग लेवल की है, जिसके इम्पैक्ट के कारण जहाँ पे तान्युन ने अपनी पावर को रिलीज करा होता है वहाँ पे स्पिरिचुअल पावर का एक बहुत बड़ा प्रेशर रिलीज होता है। और इसी के साथ में हमारे हीरो तान्युन का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है और तान्युन वहाँ पर अपने हीरो वाले रापचिक फॉर्म में आने के बाद में स्माइल करते हुए मैंगलिंग से कहता है, तो मुझे बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरी मार्शल स्पिरिट अवेक होने के बाद मैं तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर दिखता हूँ ना? तुम तो बस एक नौकरानी हो। तान्युन की मार्शल स्पिरिट अवेक होने के बाद में मैंगलिंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और तभी वो गुस्साते हुए अपने मन में कहती है, झूठा, एक नंबर का झूठा है ये। क्या ये व्यक्ति सच में अपने आर्मर को पूरी तरह से पहन सकता है? और इस बात को सोचने के बाद में वो तान्युन की तरफ देखते हुए सोचती है, आखिर इस बच्चे की पहचान क्या है? और तभी वहाँ पर ये कहने के बाद में जो मैंगलिंग होती है वहाँ पे अपनी मार्शल स्पिरिट के प्रेशर को रिलीज करते हुए तान्युन से कहती है, हाँ मैं इस चीज को मानती हूँ कि आप एक जीनियस डिसाइपल हो सकते हैं, लेकिन जब मैंने अपने आर्मर को अवेक किया तो मुझे बाल बाल बचने का एक्सपीरियंस हुआ था और ये ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी आप जैसे शराबी से तुलना की जा सके। और ये मेरे मार्शल स्पिरिट का झटका आपके और मेरे बीच का जो गैप है वो आपको समझा देगा। जैसे मैंगलिन ने इस चीज के लिए कहा होता है तभी दिखाते हैं तान्युन की तरफ मैंगलिन का एक स्पिरिचुअल अटैक आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे वो अटैक तान्युन के ऊपर लगने वाला होता है, अपना रापचिक लौंडा वहाँ पे तुरंत जंप लगाते हुए उसके अटैक को वहाँ पे डॉज कर लेता है। लेकिन जब मैंगलिन देखती है वहाँ पे कि तान्युन ने वहाँ पे उसके अटैक को डॉज कर लिया है तो मैंगलिन दोबारा से अपने हाथों में एक और स्पिरिचुअल अटैक को रेडी करते हुए तान्युन से कहती है, इंसान हवा में इतना फ्रीडम नहीं घूम सकते हैं, क्या तुम भूल चुके हो? और मैंगलिन ने जैसे वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज किया होता है तभी अचानक से जमीन के नीचे से बहुत ढेर सारे स्पिरिचुअल स्पाइक तान्युन को पकड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और तभी मैंगलिन वहाँ पे कहती है, तियानलिंग का वहाँ पे पीछा करो। जब तान्युन अपना हवा में होता है और वो देखता है कि नीचे से बहुत ढेर सारे स्पाइक उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तो हवा में वो अपनी स्पीड को यूज करते हुए तुरंत उसके स्पाइक से साइड में चला जाता है और उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है, इतना रेज देने के लिए आपका थैंक यू। और साइड में जाने के बाद में तुरंत वो जंप लगाता है वहां से और सीधे मैंगलिंग के ऊपर अपनी ब्लैक फायर शॉट से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जिस चीज को देखने के बाद में मैंगलिन वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी में दिखाया जाता है तान्युन का अटैक इतना ज्यादा फास्ट होता है, उसकी ब्लैक शेडो शॉट सीधे मैंगलिन के गर्दन के पास पहुंच रही होती है। और उसकी इतनी स्पीड वाले अटैक को देखने के बाद में मैंगलिन वहाँ पे घबराते हुए कहती है, अरे नहीं, इस लड़के की स्पीड तो बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन फिर भी किसी तरीके से तान्युन के उस अटैक से मैंगलिन वहाँ पे बचते हुए अपने आप को पीछे ले जाती है और पीछे जाते हुए तान्युन की तरफ देखते हुए मन में सोचती है, मैं अभी लगभग मारी गई थी और इसका मतलब है कि मैं आपसे नजदीक की लड़ाई में नहीं लड़ सकती और मुझे उससे दूरी बना कर रखनी होगी।
मैंगलिन को इस तरह से अपने पास से भागते हुए देखकर तानुन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, ओहो क्या बात है सीनियर सिस्टर, क्या आपने मुझे कुछ कमी नहीं दिखा दी? और मैंने तो अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है। मैंगलिन को वहाँ पे छेड़ने के बाद में तानुन उसकी तरफ देख के अपने मन में सोचता है, इस लड़की की मार्शल स्पिरिट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है। चलो फिर देखते हैं क्या मुझे इसको कॉपी करने का मौका मिल सकता है। तानुन जब इस तरह से स्माइल करते अपने मन में सोच रहा होता है, तभी दूसरे साइड में हमें मैंगलिन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर गुस्साते हुए अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर देती है तानुन के ऊपर अटैक करने के लिए। और फिर वहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, क्योंकि इस लड़के की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, तो मुझे इससे लड़ने के लिए इसकी स्पीड पे कंट्रोल मिलाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। और इस बात को कहने के बाद में मैंगलिन वहाँ पे जंप कर देती है और उसके पास जो भी मार्शल स्पिरिट होती है टेंटिकल्स वाली दोस्तों, और पूरी तरह से नहीं समझ में आ रहा है कपड़ा है कि टेंटिकल्स, वो सीधे तानुन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तानुन जब वहाँ पे देखता है तो मैंगलिन के स्पाइक होते हैं दोस्तों, वो वहाँ पे चारों तरफ से तानुन को घेरना स्टार्ट कर देते हैं, उसको एक ट्रैप में बंद कर लेते हैं। और जिस चीज को तानुन देखने के बाद में सोचता है, अच्छा तो ये मुझे फंसाने की सोच रही है। तानुन को वहाँ पे फंसाने के बाद में मैंगलिन उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए मन में सोचती है, इस तरह से उसके पास भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहाँ वो बच के भाग सकता है। और इस बात को सोचने के बाद में जो उसकी मार्शल स्पिरिट होती है दोस्तों, जिसने तानुन को वहाँ पे जाल में फंसा के रखा होता है, मैंगलिन वहाँ पे अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहती है, चलो ठीक है तो इसे पकड़ लेते हैं, मुझे देखने दो कि तुम इस समय मुझ पर चिल्ला रहे हो कि नहीं। सीनियर सिस्टर आपको सिखाएगी कि आपके सीनियर होने का मतलब क्या होता है। तानुन जब वहाँ पर उस वेब को अपनी तरफ खींचते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि वहाँ पर वो ट्रैप में बुरी तरह फंस गया है, और वो शॉक्ड हो जाता है इस चीज को देख के। और तभी अचानक से जितने भी मैंगलिन ने वहाँ पे स्पाइक्स भेजे होते हैं, जिसने कि उसको पूरी तरह से ट्रैप में फंसा लिए होते हैं, वो सारे के सारे स्पाइक्स अपनी दूरी को कम करते हुए तानुन की तरफ क्लोज आना स्टार्ट कर देते हैं। और जब तानुन देखता है कि वहाँ पे वो पूरी तरह फंस गया है, तभी वो आखिरी पल में उस ट्रैप को देखते हुए कहता है, तो चलो ठीक है, अपनी ट्रिक को आजमाने का समय आ गया है। और इस बात को कहने के साथ में तानुन के पास जो ब्लैक शैडो तलवार होती है दोस्तों, उसमें वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करना स्टार्ट कर देता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण वहाँ पे बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। और अगले पल में दिखाया जाता है मैंगलिन ने जिस तरह से तानुन को ट्रैप में फंसा के रखा होता है, वो एक बॉल का शेप का होता है दोस्तों। और तानुन वहाँ पर अपनी एक स्किल को यूज करते हुए चिल्ला के कहता है, एसेंट्रल मून स्लैश इन द स्काई। और उसके ऐसा कहने के साथ में जो उसका बॉल वाला ट्रैप होता है वो पूरी तरह से वहाँ पे कटने लगता है तानुन के सिर्फ अटैक के कारण, जिसका इम्पैक्ट वहाँ पे दूर दूर तक दिखाई दे रहा होता है। और मैंगलिन जब देखती है कि उसका इतना हाई पावर का ट्रैप तानुन ने सिर्फ एक स्लैश में काट दिया, तो इस चीज को देखने के बाद में उसके वहाँ पसीने आ रहे होते हैं और वो घबराते हुए कहती है, क्या ये कैसे हो सकता है। आगे एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है मैंगलिन के ट्रैप बॉल स्किल को एक अटैक में काटने के बाद में तानुन वहाँ पे उसके सामने आ जाता है, और मैंगलिन की हालत तानुन के एक अटैक के कारण बुरी तरह खराब हो चुकी होती है, उसके कपड़े भी कुछ जगह से फट गए होते हैं। और तभी तानुन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए मैंगलिन से कहता है, तो मुझे बताइए इस चीज के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या मुझसे अब आप कन्विंस्ड हैं कि मैं इस लायक हूँ। तानुन की पावर देखने के बाद में मैंगलिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं उसके बलून के पास के भी कपड़े वहाँ पे फट गए होते हैं, और वो अपनी अमानत को वहाँ पे छुपाते हुए तानुन से कहती है, मैं अब क्या कहूँ। तानुन उसकी ऐसी कंडीशन को देखने के बाद में वहाँ पे अफसोस कर रहा होता है, उसके पसीना आने लगते हैं, और तभी वो गहरी सांस लेते हुए कहता है, ओहो लड़कियों को धमकाने का कोई मतलब ही नहीं होता है, जरा सा धमकाओ नहीं कि उनके कपड़े गलत गलत जगहों से फट जाते हैं। और इस चीज को सोचने के बाद में तानुन अपनी मार्शल स्पिरिट आर्मर को वहाँ पे डीएक्टिवेट कर देता है, और मैंगलिन की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, अच्छा तो ठीक है ये लीजिए, पहले इसे लगाइए ताकि आपको सर्दी न लग जाए। और एक और बात, चलो शर्तों के बारे में हम लोग भूल जाते हैं, वैसे भी सबसे पहले यह मेरी ही गलती थी, अगली बार इतना उतावला बनने की जरूरत नहीं है। तानुन के रोप को लेने के बाद में मैंगलिन अपने अमानत को वहाँ पे ढक लेती है, और तानुन की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम। और जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, अपना तानुन बहुत ही चॉकलेटी लौंडा है, और बाद में इसकी पावर देख के तो सारी की सारी लड़कियां इसके ऊपर फिदा हो जाती हैं। और जैसे कि मैंगलिन को देख सकते हैं आप, वो भी वहाँ पे तानुन को देखने के बाद में ब्लश कर रही होती है, और तानुन वहाँ पर अपने सर को खुजलाते हुए कहता है, वेल मैं क्या कहूँ, आखिरकार तुम एक लड़की हो, इसलिए। तानुन की ये बात सुनने के बाद में कि वो एक लड़की है, मैंगलिन बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वहाँ पे ब्लश करके जाने लगती है, जिस चीज को देखने के बाद में तानुन वहाँ पे कहता है, अरे इसे आखिर क्या हो गया, ये इस तरह से शर्मीली लड़कियों की तरह से शर्मा के भाग क्यों रही है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक छत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी मस्त आराम कर रहा होता है और दो लड़कियां आगे की ओर देख रही होती हैं। और तभी हम उन लड़कियों के बारे में बताया जाता है कि सेकंड लेवल की बाई लिंग और बाई क्योआ होती है, और जैसा कि इनका चेहरा देखने के बाद में आप समझ ही गए होंगे कि वो दोनों वहाँ पे जुड़वा होती हैं। तभी बाई लिंग वहाँ पे फाइट की तरफ देखते हुए कहती है, अरे वाह ये लड़का तो बहुत दिलचस्प है, क्यों बाई क्योआ।
अपनी बहन की बात सुनने के बाद में बाई क्वाओ बोलती है, हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही है बाइलिंग। और फिर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आराम कर रहा होता है और हमको पता चलता है ये 3rd ग्रेड का स्टूडेंट चीफ डुआन यू होता है। और वो तानियोन की तरफ देख के एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या बात तानियोन, तुम तो कमाल के हो। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारा चॉकलेटी लौंडा तानियोन, उसके पास कितनी ज्यादा लड़कियां थी। और दोस्तों अब एपिसोड बाय एपिसोड उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स इस स्कूल में दोबारा वापस आने वाली हैं। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है अपनी फॉक्स लेडी को, जो कि लियो एकेडमी में अंदर की तरफ आ रही होती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अपनी फॉक्स लेडी भी दोस्तों मस्त लन टॉप पटाखा रापचिक माल है। और वो अंदर आते हुए ब्लश करके कहती है, सच में ये तो बहुत खराब है, एक बच्चे को दरवाजे पे छोड़ रखा है इन लोगों ने। और इस बात को कहने के बाद में वो आगे की तरफ बढ़ रही होती है और वो अपने मन में सोचती है और वो इस चीज को याद करती है कि अंदर आने से पहले वो जो लड़की होती है उसने वहाँ पर बड़े अजीबोगरीब पोज बनवाना सिखाए थे। और फिर वो एक जगह पे एक पोज को याद करती है जहाँ पे वो बैठ जाती है और ब्लश कर रही होती है और उस चीज को याद करते हुए कहती है, मुझे अंदर आने देने से पहले उस लड़की ने सच में मुझसे बहुत ज्यादा शर्मनाक पोज बनवाए थे, तब जाकर मैं लियो एकेडमी के अंदर आ पाई हूँ। और दोस्तों में पता चलता है वो जो छोटी लड़की होती है जिसको तानियोन ने तंग किया था, वो वहाँ पर उससे वैसे पोज बनवाने के बाद में उसको थम्स अप करते हुए कहती है, हाँ तो ठीक है, तुम पास होती हो और तुम अंदर जा सकती हो। और अपनी नोटी फॉक्स आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आखिरकार मैं घुसने में कामयाब हो गई, मेरे मास्टर कहाँ है। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जो अपनी नोटी फॉक्स होती है दोस्तों, वो वहाँ पर आगे बढ़ते हुए किसी से कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यही लियो एकेडमी है। और जैसा कि दोस्तों लास्ट एपिसोड में देखा ही था आपने, जो तानियोन का फर्स्ट वाला माल था, मतलब जो उसकी वाइफ थी दोस्तों, उसने इन तीनों की हालत बुरी तरह खराब कर दी थी, जिस चीज के कारण इन लोग अभी भी झटके में होते हैं। और वो वहाँ पर फॉक्स लेडी की तरफ देखे बिना ही कहते हैं, हाँ यही लियो एकेडमी है। और तभी वहाँ पर एक गार्ड बड़ा अफसोस करते हुए कहता है, देखो मेरा गला, अगर मुझे ये पता होता तो मैं सबसे पहले ऐसा क्यों करता। तभी दूसरा गार्ड कहता है, हमें टेंगुइन नाम के उस लड़के को क्यों उकसाना चाहिए, प्रिंसिपल ने हमारी बॉडी को बदलने के लिए अपनी खुद की मार्शल स्पिरिट को यूज किया। उन दोनों की ये बात सुनने के बाद में जो तीसरा गार्ड होता है दोस्तों, जिसका ठरकपन अभी तक गया नहीं होता है, वो वहाँ पर अपने बलून को सहलाते हुए ब्लश करके कहता है, अरे ये सब बेकार की चीजें क्यों सोचते हो, भले ही हमारे तीसरे ब्रदर को प्रिंसिपल ने एक लेडी बना दिया है, फिर भी हमारा ही फायदा है, हम एक दूसरे के साथ में बाजाबाजी कर सकते हैं। देखा दोस्तों, इसी को कहते हैं जी फटे तो फटे, शहंशाई ना घटे। उस गार्ड की बात सुनने के बाद में बीच वाला गार्ड अपने सर को शर्मिंदा के साथ झुका के कहता है, अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई आपको गूंगा नहीं समझेगा। अपने साथी की बात सुनने के बाद में जो लबरा रही थी गार्ड दोस्तों, वो वहाँ पर अपना फेस फेरते हुए कहती है, क्या ये सिर्फ कुछ नॉर्मल इफेक्ट नहीं है और तुम लोग इतना ज्यादा क्यों सोचते हो। अपनी साथी की बात सुनने के बाद में दोनों गार्ड वहाँ पे रोते हुए कहते हैं, अब तुम्हें हम क्या कहें, हमारी जवानी आज से खत्म हो गई है, हम किसी को अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते हैं, हमारा फौलादी सामान वो भी हमसे छीन लिया गया। उन लोग की ये सब बकचोदी होने के बाद में दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें लियो एकेडमी दिखाई जाती है, जहाँ पर दो लड़के आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं और बात करते हुए कहती हैं, क्यों आपको क्या लगता है, क्या आपने सुना कल हमारी सीनियर सिस्टर मैंगलिंग एक डुएल में हार गई। जब वो दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, तभी वहाँ पर अपनी नोटी फॉक्स आगे की तरफ बढ़ के जा रही होती है और तभी वो लड़की फिर कहती है, और हाँ मैंने सुना है कि जिस लड़के ने सीनियर मैंगलिंग को हराया था वो अभी अभी नया कॉलेज में आया है, ऐसा लगता है कि इस लड़के को तानियोन कहा जाता है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको टाइपिन नंबर 1 दिखाया जाता है दोस्तों। और जैसा कि आप सबको मालूम ही है, टाइपिन नंबर 1 किसका रूम है, वो अपने हीरो तानियोन का रूम होता है। तानियोन वहाँ पर अंदर अकेले रूम में बेचारा अपनी मस्त लल्लन टाप पटाखा लाविन के बारे में सोच रहा होता है और वो सपने देखते हुए अपने हाथों को गोल गोल घुमाते हुए कहता है, मेरी बीवी और अच्छे से। लेकिन तभी जैसे ही वो अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रहा होता है, उतने में उसके हाथ में एक लड़की का हाथ आ जाता है और उस हाथ को पकड़ने के बाद में वो अपने ऊपर बैठा लेता है उसको। और इस चीज को देखने के बाद में वो लड़की वहाँ पर घबराते हुए कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो। और उसकी ये आवाज सुनने के बाद में तानियोन वहाँ पे झटके से उठ जाता है और चिल्ला के कहता है, अरे सीनियर सिस्टर आप। और सीनियर सिस्टर को वहाँ पे अपने आप से धक्का देते हुए ब्लश करके घबराते हुए कहता है, आखिरकार आप मेरे घर में क्या कर रही हैं। जो सीनियर सिस्टर मैंगलिंग होती हैं, वो वहाँ पर तानियोन के आगे बड़े सम्मान तरीके से ग्रीट करते हुए कहती हैं, मास्टर क्या आप भूल गए हैं कि आपने कल मुझसे शर्त लगाई थी, अगर मैं हार गई तो मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। तानियोन उसकी ये बात सुनने के बाद में बिल्कुल हैरान हो जाता है, उसकी आंखें एकदम कंचे के तरीके बाहर निकल आती हैं
और तभी दोस्तों हमें मैंगलिन का बिल्कुल पूरा पोज दिखाया जाता है, जो कि देखने में सच्ची दोस्तों बहुत ज्यादा हॉट एंड सेक्सी होता है, वो भी एक मेड की ड्रेस में। मैंगलिन को देखने के बाद में तानुन अपने मन में सोचता है, आहा कितनी हॉट एंड सेक्सी लग रही है ये, इसके पैर तो सच में बहुत अच्छे हैं, काश मैं लायन और इसके साथ में बिस्तर में होता। और तभी दोस्तों ये कहने के बाद में वो अपनी सोच पे काबू करते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये मैं किस तरह की बकवास चीजें सोच रहा हूँ। और फिर दोस्तों अपने फलादी औजार के ऊपर कंट्रोल करते हुए तानुन वहाँ पे घबराते हुए मैंगलिन से कहता है, सीनियर सिस्टर, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था कल, आपको मेरी बात को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मैंगलिन तानुन की ये बात सुनने के बाद में वहाँ पे बड़ा अजीब सा पोज बनाते हुए उसकी तरफ देख के कहती है, नहीं, मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ और आज से मैं आपकी नौकरानी बनने के लिए भी रेडी हूँ। और हाँ, प्लीज मुझ पे दया मत दिखाओ और मेरा बेरहमी से इस्तेमाल करो। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है, मेरे को तो दिमाग में एक ही चीज आ रही है और आप लोग समझ लीजिए। इस बात को बोलने के बाद में मैंगलिन तानुन के लिए एक गिलास पानी लेके आते हुए उससे कहती है, इधर आइए मास्टर, ये लीजिए सुबह के लिए माउथ वॉश। मैंगलिन के ऐसे बिहेव को देखने के बाद में तानुन के तो वहाँ पे सर में पसीने निकलने लगते हैं। और तभी तानुन वहाँ पे घबराते हुए मैंगलिन से कहता है, ओहो सीनियर सिस्टर, अगर मेरी बीबी को इस बारे में पता चला तो वो मेरे बारे में गलत समझेगी, तो प्लीज मेरी बात को समझो आप। मैंगलिन तानुन की तरफ माउथ वॉश को आगे बढ़ाते हुए कहती है, आप इस चीज के बारे में चिंता मत करो, मैं उस समय अपने मास्टर की वाइफ को समझा लूंगी। और मैंगलिन की इस तरह की जिद को देखने के बाद में दोस्तों तानुन भी सोच रहा था, बे यार मैंने कहा अपने गले में घंटी लटका ली, और घबराते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, हम लोग चलते हैं। मैंगलिन वहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए ब्लश करके कहती है, नहीं मास्टर, आप अपनी बात पर कायम रहिए। तानुन उसकी ऐसी हरकत को देखने के बाद में दोस्तों और ज्यादा घबरा जाता है और तभी वो अपने बेडशीट को हटाते हुए मैंगलिन से कहता है, ठीक है, मैं समझ गया हूँ, मैं अपना मुंह धोने जा रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज पहले मुझे उठने दे। तानुन ने जैसे दोस्तों वहाँ पे अपनी बेडशीट को हटाई होती है, तभी अचानक से उसकी जिंदगी में तूफान आ जाता है। वो देखता है कि उसके बेड के अंदर वही दोनों ब्लू हेयर लड़की होती है दोस्तों, बाई लिन और बाई क्वाओ, और उनको देखने के बाद में वो तो एकदम घबरा जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों वहाँ पर तानुन को खूब मजे से चिपका के लेटी होती हैं और वहाँ पर उठते हुए कहती हैं, गुड मॉर्निंग हबी। तानुन जब उन दोनों की ये बात सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी बॉडी वहाँ पे डर के मारे कांपने लगती है, उसको बुरी तरह पसीने आ रहे होते हैं और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और तानुन के रूम की तरफ कोई आगे की तरफ बढ़ के आ रहा होता है और कोई चिल्ला के कहता है, सिस्टर, क्या हम दोनों बहनों के लिए वहाँ रहना अच्छा नहीं होगा? और हमको दोस्तों पता चलता है कोई और नहीं, लाइन वहाँ पे आगे बढ़ रही होती है, जो कि लिंगवा का हाथ पकड़ने के बाद में वहाँ पर हंसते हुए कहती है, तुम्हें अपने जीजा जी के साथ में आकर क्यों रहना है, बताओ मुझे। और इस चीज का जवाब बेचारी लिंगवा बिल्कुल नहीं दे पाती। लेकिन जब लाइन आगे की तरफ बढ़ के जा रही होती है तभी वो लिंगवा से कहती है, लेकिन मुझे ये चिंता भी है कि तानुन वहाँ पर अकेले रह रहा होगा और इस डर से कि वो अकेले वहाँ पर किस तरह से एडजस्ट कर रहा है। और ये कहते हुए दोस्तों तभी अचानक से कोई वहाँ पर एक गेट को ओपन कर रहा होता है और अगले पल हमें दिखाया जाता है वहाँ पर मैंगलिन और वो दोनों बाई लिंग और बाई क्वा अभी तक तानुन के साथ में वैसे बिस्तर में चिपके लेटी होती हैं। और तभी अचानक से गेट के खुलने के बाद में वो तीनों की तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। बाई क्वा, बाई लिंग और मैंगलिन तीनों की तीनों तानुन के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। और फिर हमको पता चलता है जो गेट खोला होता है दोस्तों किसी और ने नहीं, अपनी लिंगवा ने खोला होता है, जो कि अंदर का सीन देखने के बाद में बिल्कुल पागल सी हो जाती है और वो चिल्ला के कहती है, जीजा जी, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और दूसरे साइड में हमें दिखाया जाता है अपनी नॉटी फॉक्स को दोस्तों, जो कि वहाँ पर तानुन को ढूंढते हुए किसी तरीके से आ जाती है और तानुन से छुप के वहाँ पे अपने मन में सोचती है, मास्टर मुझे जरूर माफ कर देंगे। और तभी हमें पता चलता है जहाँ पर अखंड बकचोदी चल रही होती है दोस्तों, वहीं पे खिड़की के पीछे अपनी नॉटी फॉक्स भी छुपी होती है और वो अंदर की तरफ देखते हुए मन में सोचती है, मेरे फॉक्स क्लैन की सीक्रेट जब तक मैं इसे पहन के रखती हूँ, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे मैं हरा ना सकूं। जब नॉटी फॉक्स अंदर की तरफ देखती है दोस्तों तो वहाँ की अखंड बकचोदी दुगने लेवल पे पहुंच जाती है, क्योंकि वहाँ पे लाइन भी आ जाती है और वहाँ पर वो अंदर की तरफ देख के शॉक्ड होते हुए कहती है, अरे ये क्या हो रहा है? और जब नॉटी फॉक्स देखती है कि तानुन के साथ में तो वहाँ पे तीन खूबसूरत लड़कियां हैं एकदम, जो कि उसके साथ में सो रही थी और लाइन और लिंगवा भी आ गई हैं, तो वहाँ पर इस चीज को फील करने के बाद में उसका दिल टूट जाता है और वो एक झटके से नीचे गिर जाती है और फिर वो घबराते हुए कहती है, आह मेरा दिल टूट गया है, मास्टर के पास तो पहले से ही एक नौकरानी है जो कि मेरे से ज्यादा हॉट कपड़े पहनती है, मैं तो उसके आगे बिल्कुल बेकार हूँ, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। जब नॉटी फॉक्स इस तरह से वहाँ पे अपने दिल के टूटने के कारण झटके से नीचे गिर गई होती है, तभी हमें ऊपर छत का सीन दिखाया गया दोस्तों। वहाँ पर तानुन की पहली बीबी वो भी वहाँ पर दोस्तों तानुन के पास मिलने के लिए ऊपर से देख रही होती है।
तो बेसिकली अब आप सब लोग समझ गए होंगे कि तानुन की जितनी भी गर्लफ्रेंड थी सारी की सारी वहाँ पे आ जाती हैं और साथ ही साथ जो नई बन रही हैं वो भी वहाँ पर हैं। फिर जब उसकी वाइफ वहाँ पर तानुन को इस तरह से देखती है सबके साथ में, तो वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, तानुन तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। कुल मिला के दोस्तों ये चैप्टर और ज्यादा मस्त होता जा रहा है। जो कुछ भी टाइम पे नंबर 1 रूम के अंदर हो रहा होता है, कोई किसी टेलीपोर्टेशन मिरर के द्वारा वो अंदर सारा का सारा सीन बाहर देख रही होती है। और फाइनली हमको पता चलता है ये कोई और नहीं दोस्तों अपना करारा माल लल्लन टॉप प्रिंसिपल होती है, बोले तो डीन दोस्तों। वो वहाँ पर तानुन के इस तरह के सिचुएशन को देखने के बाद में कहती है, ओहो मैं नहीं जानती कि इस तरह की लाइफ इसकी कितने लंबे समय तक चल सकती है, क्योंकि डे बाय डे दोस्तों और एपिसोड बिल्कुल तूफानी होता जा रहा है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जब लाओइंग वहाँ पे तानुन के बिस्तर में 2 लड़कियां और साथ ही उसके सामने सीनियर सिस्टर को मैडन की ड्रेस में देखती है, तो वहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में तानुन को घूर रही होती है। और थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जैसा कि हम जानते हैं लाओइंग को वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पत्नी है। उसने वहाँ पे तानुन को बांध दिया होता है और साथ ही उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया होता है और तानुन वहाँ पे बेचारा घबराते हुए चिल्ला के कहता है, मतलब मेरी बीबी गलतफहमी है, ये सब तुम्हारे सामने बस एक गलतफहमी है। और ये बात बोलने के बाद में दोस्तों वो अपने मन में सोचता है, साला अभी तक जितने भी चैप्टर आए हैं लगभग ये मेरे को 30 बार बांध चुकी है, साला इस तरह से मैं क्या गुंडा बनूंगा। तानुन की ऐसे हरकत देखने के बाद में लाओइंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम चुप हो जाओ। और इसी के साथ दोस्तों हमें दिखाया जाता है लाओइंग को जो कि वहाँ पर तानुन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। उसकी आंखें जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल शेरनी की तरह शिकार करने के लिए लगी होती हैं। अपनी सिस्टर को इस तरह से तानुन को घूरते हुए देख के जो लिंगवा होती है वहाँ पर उससे कहती है, सिस्टर आप इस तरह से गुस्सा मत हो, जीजा जी नहीं, मर्द तो सारे ऐसे ही बेशरम होते हैं। और दोस्तों इसी को कहा जाता है आग में घी डालना। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में लाओइंग वहाँ पे सामने खड़ी लड़कियों की तरफ देखती है और गुस्से में उनसे कहती है, ये कहना कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और कल रात में क्या हुआ, यहाँ पे तुम लोगों ने मेरे आदमी के साथ क्या किया, ये चीज तुम लोग मुझे पहले बताओ। लाओइंग की ये बात सुनने के बाद में जितनी भी वहाँ पे लड़कियां खड़ी होती हैं दोस्तों सारी की सारी वहाँ पे सर झुका के खड़ी होती हैं। लाओइंग की ये बात सुनने के बाद में मैगलिन उससे कहती है, अरे समझाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि कल मैं कॉन्टेस्ट हार गई और तानुन की शर्त के हिसाब से मैं उसकी मैडम बनने के लिए एग्री हो गई हूँ और इसीलिए मैं आज अपना वादा पूरा करने के लिए यहाँ पर हूँ। और दोस्तों थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैगलिन अपने तानुन को उठने से पहले ही उसके सामने एक गिलास पानी को लाते हुए कहती है, मास्टर उठिए और अपना मुंह धो लीजिए। लेकिन तभी तानुन जब उठ रहा होता है अचानक से कुछ हो जाता है और वो जो पानी होता है वो मैगलिन की बॉडी के ऊपर गिर जाता है। और इस चीज का फायदा उठाते हुए मैगलिन वहाँ पे बहाना बनाते हुए कहती है, मास्टर के जागने के बाद में उसने मेरे साथ पूरी रात बाजाबाजी करी है, तो अब मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ। तानुन जब उसकी ऐसी बात सुनता है दोस्तों उसको सदमा लग जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल टमाटर के तरीके हो जाती हैं, उसके आंसू निकल रहे होते हैं कि साला मैंने क्या कर दिया, लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते मैंने तो गर्दन पे मार ली। और तभी वो घबराते हुए मन में सोचता है आखिर ये किस तरह की ठरकी लड़की है, क्योंकि जाहिर तौर पर वो सिर्फ माउथ वॉश था। अरे मेरी बीबी उसकी बकवास को मत सुनो तुम। और इसी तरह से दोस्तों वहाँ पे वो कू कर रहा होता है कि प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। मैगलिन की बात खत्म हो जाने के बाद में लाओइंग वहाँ पे नोटी फॉक्स की तरफ देखते हुए उससे कहती है, और अब तुम बताओ क्या मैंने तुमको तानुन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कहा था। और इस बात को सुनने के बाद में जो फॉक्स होती है वो तो बिल्कुल घबरा जाती है और तभी वहाँ पे बुरी तरह से रोते हुए कहती है, मैडम मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं, मुझे माफ करें, मैं पिछली बार लड़ाई में मदद नहीं कर सकी, मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, लेकिन आपके जाने के बाद में जैसे ही मास्टर उठे उन्होंने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही मुझे आपकी याद आई मेरी मालकिन, मैं तुरंत आपको ढूंढते हुए यहाँ पर चली आई। जब वो इस चीज के बारे में बोल रही होती है तभी अचानक से जो मैगलिन होती है तानुन के मुंह के पास जो रुमाल लगा होता है दोस्तों उसको बाहर खींच लेती है। और इस चीज को देखने के बाद में नोटी फॉक्स कहती है, लेकिन मेरी मैडम को एक नई सर्वेंट मिल गई है, तो क्या मैं अब मास्टर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रही? तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरे मास्टर अपने टेस्ट को बदलना चाहते हैं? इसने जैसे दोस्तों ये चीज कहा होता है तानुन की और ज्यादा आंखें फट जाती हैं, साला आज ये हो क्या रहा है मेरे साथ में। नोटी फॉक्स की बात सुनने के बाद में लाओइंग वहाँ पे देखते हुए अपने मन में सोचती है बस इतना ही। और इस चीज को सोचने के बाद में चिल्ला के कहती है, तो ठीक है अब मैं वापस आ गई हूँ। मैगलिन ने जैसे ही वहाँ पे तानुन के मुंह से कपड़ा निकाला होता है तो तानुन वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं मेरी बीबी मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और जैसे ही दोस्तों तानुन आगे बोलने वाला होता है तभी उतने में मैगलिन घबराते हुए उसके मुंह में दोबारा से कपड़े को ठूंस देती है। मैगलिन की ऐसी हरकत को देखने के बाद में तानुन गुस्साते हुए मन में सोचता है, क्या तुम मेरे साथ में इस तरह से खिलवाड़ करने जा रही हो? मैं कितना ज्यादा स्किल्ड और कैपेबल हूँ तुम अभी नहीं जानती। और इस चीज को दोस्तों करके बोल रहा होता है।
उन दोनों की सारी बातें सुनने के बाद में लायन उन दोनों लड़कियों के पास में आती है दोस्तों, बाई लिंग और बाई कुआ के पास में, और उनकी तरफ घूर के देख के कहती है, और अब तुम बताओ तुम लोग यहाँ पर कैसे हो, या फिर ये कहूँ कि तुम लोग कौन हो और तुम्हारा तैन्यून के साथ में क्या लेना देना है। और दोस्तों यहाँ पर सच में लायन का जो एक्सप्रेशन होता है उसको देखने के बाद में तो कोई भी डर जाए, और उसके ऐसे डरावने एक्सप्रेशन को देखने के बाद में जो बाई कुआ होती है वहाँ पे घबराते हुए कहती है, मैं अपने आदमी की पहली बीबी हूँ और मैं अपने आदमी के बिस्तर को गर्म करने के लिए जिम्मेदार हूँ। अपने सिस्टर की बात सुनने के बाद में बाई लिंग भी कहती है, मैं अपने आदमी की दूसरी बीबी हूँ और मेरा बिस्तर गर्म करने की जिम्मेदारी मेरी पति की है। कसम से यार, अभी रुको, यहाँ खत्म नहीं हुआ। फिर बाई कुआ कहती है, मेरे पति ने यहाँ तक कहा कि वो ना केवल मेरी बहन को बल्कि इस एकेडमी की सारी लड़कियों को जीत लेंगे। अपनी सिस्टर की बात सुनने के बाद में बाई लिंग कहती है, मेरी पति ने ये भी कहा था कि वह इस दुनिया की सारी खूबसूरत औरतों को अपना बना लेंगे। अब बताओ भैया ये क्या हो गया। तानियन उनकी ये बात सुनने के बाद में पहले तो ये सोचता है मैं मादा चोर हूँ जो इसमें आया, और साथ ही उन लड़कियों की ये बात सुनने के बाद में उसकी जो बच्ची कुची आशा थी दोस्तों बचने की, जिससे कि उसको लगा था कि लॉइंग उसको जान से नहीं मारेगी, वो भी खत्म हो जाती है। और वो अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि मेरी कब्र सुंदर जगह में बनी होगी और प्लीज भगवान के खातिर अब इसे खत्म कर दो, मैं थक गया हूँ। उन दोनों लड़कियों की बात सुनने के बाद में लॉइंग उनकी तरफ देख रही होती है और तभी वहाँ पर फील करते हुए वो हाथ से इशारा करके कहती है, ज़ियारू तुम भी यहाँ पर आ जाओ, आखिर तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो, तुम नहीं बताओगी। लॉइंग की बात सुनने के बाद में ज़ियारू घबराते हुए आके कहती है, वो सिस्टर लॉइंग। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद में लॉइंग तुरंत उसके पास आ जाती है और उसको ऐसे आते हुए देखकर उसके वहाँ पे पसीने छूट रहे होते हैं। और तभी अचानक से दोस्तों कुछ अजीब होता है। लॉइंग वहाँ पर ज़ियारू के पास में आती है और उसको बहुत प्यार से हग करते हुए कहती है, ज़ियारू मुझे बहुत खुशी है कि आप पूरी तरह से ठीक हैं। लॉइंग की ऐसी हरकत को देखने के बाद में ज़ियारू वहाँ पे एकदम हैरान हो जाती है और फिर वहाँ पर फिर से तानू की तरफ घूर के देखते हुए मन में सोचती है, अभी एकेडमी में आए हुए केवल एक ही दिन बीता है और इस लड़के ने बहुत ढेर सारी परेशानी पैदा कर दी। जब लॉइंग इस चीज के बारे में सोच रही होती तभी दोस्तों लिंगवा वहाँ पे आती है और लॉइंग से कहती है, बहन जीजा जी क्या आप नहीं चाहती कि मैं आपके साथ में सोऊं? बताओ मुझे कि अगर ये जुड़वा बच्चे होते तो मैं यहाँ पर बहुत डर जाती। मैं और मेरी बहन हमेशा जीजा जी के हैं, क्या इसलिए हमें मिलकर अपने केक को नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये केक तो हमारा है। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तानून वहाँ पे और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी उतने में लॉइंग उसके पास चल के आने लगती है। इस चीज को देखने के बाद में तानून के वहाँ पे बुरी तरह पसीने छूट रहे होते हैं और तभी जब लॉइंग उसके सामने आती है तो तानून का चेहरा दोस्तों बिल्कुल रोने जैसा हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है, चलो ठीक है आ जाओ, मुझे पेलना शुरू कर दो और मुझे मार डालो और जब तक मेरी बीबी खुश रहेगी तो ठीक है तुम मेरे पैर भी तोड़ दो। और इस बात को सोचने के बाद में वो घबराते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन तभी जब वो अपनी आंखों को खोल के देखता है तो हमें पता चलता है दोस्तों लॉइंग ने उसको कुछ नहीं किया होता है, ना मारा होता है ना पेला होता है। वो सीधे उसके बगल से निकल के गुस्से के मारे चली जाती है और तभी उतने में कोई आता है और उसकी रस्सी को वहाँ पे खोल देता है और तानून वहाँ पे लॉइंग को इस तरह से गुस्सा के जाते हुए देखकर उसको आवाज देके कहता है, लॉइंग मेरी बीवी आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तानून की ये बात सुनने के बाद में जो लॉइंग होती है उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहती है, बेवकूफ मैं अपना बैग पैक करके यहाँ पर आ रही हूँ। लॉइंग की ये बात सुनने के बाद में दोस्तों बिल्कुल मासूम छोटे बच्चे की तरीके तानून वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तभी जंप लगाते हुए सीधे लॉइंग को वहाँ पे उसके बलून के पास से पकड़ लेता है और प्यार करते हुए कहता है, मेरी बीबी तुम सच में बहुत प्यारी हो, बहुत दयालु हो, मैं इसीलिए हमेशा तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और उसकी ये बात सुनने के बाद में लॉइंग बस स्माइल कर रही होती है और फिर लॉइंग तानून की तरफ देखते हुए उससे कहती है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो क्योंकि मैं इस समय सिर्फ तुम्हें ही देख रही हूँ और जो तुम चाहते हो वो आखिर क्यों नहीं करते। लॉइंग की इस तरह की बात सुनने के बाद में तानून वहाँ पे फिर से बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके पसीने आने लगते हैं और वो घबराते हुए कहता है, अरे ये कैसी बात कर रही हो, मैं कभी ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करूंगा, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है ऐसा करने की। और तभी तानून की ये बात सुनने के बाद में लॉइंग जो होती है वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद में तानून वहाँ पे उन सारी लड़कियों की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, तो अब मेरी बीवी चली गई है और अब इन सारी लड़कियों का मुझे क्या करना चाहिए। तानून जब वहाँ पे उन लोग की तरफ देख रहा होता है तभी उतने में नॉटी फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ देखते हुए मन में सोचती है, मास्टर के पास अब एक नई मेड है, मेरा मेडन के रूप में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस बात को सोचने के बाद वो ब्लश करते हुए तानून की तरफ घूर के देख के मन में फिर सोचती है, मुझे अपने मास्टर के साथ रहने का कोई और दूसरा रास्ता खोजना होगा। उसको इस तरह से घूरते हुए देख के तभी तानून उससे बोलता है, हे तुम फॉक्स। जैसे तानून ने दोस्तों ये चीज कहा होता है तभी फॉक्स वहाँ पे वो 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 करना स्टार्ट कर देती है और साथ ही दोस्तों फॉक्स वहाँ पे ही नहीं रुकती है, वो तुरंत वहाँ पे तानून के पास घुटने के बल आ जाती है आगे और भौंक रही होती है।
फॉक्स के इस तरह के बिहेव को देखने के बाद में तानुन वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये करना क्या चाहती है। और दोस्तों फॉक्स यहीं पे नहीं रुकती है, वो तानुन के और पास आकर अपनी जवान को एक कुत्ते के तरीके आगे पीछे कर रही होती है। उसको ऐसा देख के तानुन वहाँ पे पसीने पसीने हो जाता है और वो समझ जाता है कि लगता है मेरे से थोड़ा सा प्यार चाहती है। और इस चीज को समझने के बाद में तानुन वहाँ पे उसके सर के ऊपर अपना हाथ फेरने लगता है। और जिस चीज को फील करने के बाद में जो फॉक्स होती है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उसकी ऐसी हरकत को देखने के बाद में तानुन अपने मन में सोचता है, अरे इसे क्या हुआ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी उसे अपने पास में रखना अच्छा ख्याल होगा, इसलिए मैं फॉक्स के ऊपर पूरी तरह से इल्जाम नहीं दे सकता। और फिर वहाँ पर फॉक्स से कहता है, अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, तुम यहाँ पर कमरे के अंदर रह सकती हो। तानुन की ये बात सुनने के बाद में जो फॉक्स होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ब्लश करते हुए वहाँ पे तानुन के आगे वहाँ पे भौंक रही होती है। फॉक्स का मैटर सॉल्व करने के बाद में वो सीनियर सिस्टर मैगलिन की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर, आपको मेरा कोई भी वादा निभाने की जरूरत नहीं है। उस समय भी ये एक गलत फहमी थी, तो इसलिए आप पहले वापस जाओ। आपने भी इस चीज को देखा है कि मेरी बीबी कितनी ज्यादा गुस्से वाली है और जैसे दोस्तों इस चीज के आगे वो बोलने वाला होता है तभी वो नोटिस करता है कि लिंगवा वहाँ पे उसके पीछे खड़ी होती है और जो कुछ भी तानुन वहाँ पे हरकत कर रहा होता है या बोल रहा होता है वो सारी की सारी बातें वो एक नोटबुक के अंदर नोट कर रही होती है। और इस चीज को फील करने के बाद में तानुन पसीने पसीने हो जाता है और वो घबराते हुए कहता है, और मैं सचमुच तुम्हें नहीं रख सकता। और इस बात को बोलने के बाद में मैगलिन के पास जाके कहता है, सीनियर सिस्टर मैगलिन, मेरी इस बात को समझने की कोशिश करिए आप। तानुन की ये बात सुनने के बाद में मैगलिन वहाँ पे खूब जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है, क्या बात, बहुत खूब, जाहिर तौर पर सबसे पहले मेरे लिए आप ही हैं और मुझे पता है कि आप मुझे इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि मेरे बलून दूसरी लड़कियों के तरीके बड़े बड़े नहीं है। तानुन मैगलिन को इस तरह से रोते हुए देखकर थोड़ा घबरा जाता है और तभी उसके पास में आकर उसको समझाते हुए कहता है, अरे प्लीज रोना बंद करो, मेरा मतलब ये नहीं है, अगर आपके बलून छोटे भी हैं तो भी मेरे लिए ठीक है। तानुन की बात सुनने के बाद में मैगलिन फिर रोते हुए कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मुझे नापसंद करते हो। उसको इतना रोते हुए देख के तानुन वहाँ पे भी घबरा के कहता है, अच्छा ठीक है, तुम भी यहाँ पे रुक सकती हो। मैगलिन जैसे ही वहाँ पे तानुन की ये बात सुनती है तुरंत वहाँ पे चुप हो जाती है और ब्लश करने लगती है और उछल के नाचते हुए कहती है, ओहो क्या बात, ये तो बढ़िया है। और मैगलिन के इस तरह की हरकत को देखने के बाद में तानुन समझ जाता है कि ले तेरी, फिर से मैं फंस गया। और तभी वहाँ पे मैगलिन इतने ज्यादा खुश हो जाती है दोस्तों कि वहाँ पे उछलना स्टार्ट कर देती है, नाचने लगती है। और तानुन उसकी ऐसी हरकत को देखने के बाद में उससे कहता है, अरे क्या हुआ, क्या अभी तुम रो नहीं रही थी? तानुन की बात सुनने के बाद में मैगलिन वहाँ पे नाचते हुए कहती है, हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपकी देखभाल करूँ लेट के, तो ठीक है, मैं कमरा साफ करने के लिए जा रही हूँ। मैगलिन की ऐसी बात सुनने के बाद में तानुन समझ जाता है कि मुझसे चाहती क्या है और इस चीज को फील करते हुए उसके वहाँ पसीने आने लगते हैं। और तभी वो घबराते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरे साइड देखते हुए कहता है, और प्लीज अब तुम भी बताओ कि तुम दोनों कौन हो। लेकिन तानुन ने जैसे ही वहाँ पे चीज कहा होता है दोस्तों तभी दिखाया जाता है वो दोनों जुड़वा लड़की वहाँ से गायब हो गई होती है। उनको इस तरह से गायब होते हुए देख के तानुन घबरा के कहता है, अरे तुम लोग क्या चाहते हो और तुम लोग कहाँ चले गए? और वो दोनों ट्विंस वहाँ पे जाते हुए कहती हैं, अरे आप हमारे बारे में भूल जाओ, जब तक हम इस एकेडमी में हैं हम देर सवेर आपसे मिलते रहेंगे। उन दोनों ट्विंस के जाने के बाद में तानुन वहाँ पे ज़ारू की तरफ देखता है और उसके पसीने आ रहे होते हैं और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अरे हाँ ये तो ज़ारू है। और तानुन के देखने के कारण ज़ारू वहाँ पे ब्लश करने लगती है और तभी अचानक से वो बहुत तेजी से भागते हुए आकर तानुन के पास आने लगती है। उसकी ऐसी हरकत को देखने के बाद में तानुन के वहाँ पसीने आ जाते हैं और तभी ज़ारू उसके पास आकर उसको गले से लगा लेती है और उसको देखने के बाद में रोने लगती है और ब्लश करते हुए कहती है, तैन्यून मैं तुमको याद करती हूँ। ज़ारू को इस तरह से पास आते हुए देख के तानुन ब्लश करने लगता है और वो साथ ही बहुत सारा घबरा भी रहा होता है क्योंकि दोस्तों जब वो पीछे पलट के देखता है तो लिंगवा डिटेक्टिव के तरीके बिल्कुल उसको घूर रही होती है कि साले तू कुछ करने की कोशिश कर, मैं अभी दीदी को बताती हूँ। इस चीज को फील करने के बाद में तानुन बहुत ज्यादा अफसोस में होता है और उसकी तरफ देखते हुए उसको पसीने आ रहे होते हैं कि अब मैं इससे क्या कहूँ। लेकिन फिर भी वो सब कुछ भूलने के साथ में ही वो अपने बचपन को प्यार मतलब ज़ारू को खूब प्यार से उसको गले से लगा के कहता है, ज़ारू आपका घर में स्वागत है। तानुन को इस तरह से हक करते हुए देख के ज़ारू वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है। जब वो दोनों आगे कुछ बात करने वाले होते हैं तभी उतने में उसका ग्रैंडसन आ जाता है और चिल्ला के कहता है, ग्रैंडपा प्लीज मेरी मदद करो, ग्रैंडपा कहाँ हैं आप, मदद करिए मेरी। अपने ग्रैंडसन को इस तरह चिल्लाते हुए देख के फिर वो उसके पास जाता है और देखता है कि वो बुरी तरह रो रहा होता है और तभी वो मोटा बोलता है, ग्रैंडपा प्लीज मेरी मदद करिए, मुझे कुछ लड़के मिलके बहुत ज्यादा बुली कर रहे हैं। तानुन जब बाहर की तरफ देखता है तो जो लड़के उसको तंग कर रहे होते दोस्तों वो भी उसका पीछे करते हुए बाहर आ गए होते हैं और एक लड़का तानुन की तरफ देखते हुए कहता है, अरे क्या तुम इसके ग्रैंडपा हो? तानुन उसकी बात सुनने के बाद बोलता है, हाँ मैं हूँ, लेकिन तुम लोगों ने इसे क्यों मारा?
तानुन के इस बात को सुनने के बाद में जो उस ग्रुप का लीडर होता है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहता है, तुम्हारे इस ग्रैंडसन ने तुम्हारे पोस्टर को पूरे के पूरे कैंपस में लगा दिया है और अभी अभी मुझे एक पोस्टर हटाने के लिए लड़कियों के बाथरूम में जाना पड़ा। उस लड़के की बात सुनने के बाद में अपना मोटू वहाँ पे कहता है, तो क्या हुआ अगर मैंने उनके पोस्टर लगाए? मेरे ग्रैंडपा दुनिया के बेस्ट अपने ग्रैंडसन की केयर करने वाले हैं और तुम ये कह रहे हो कि मैंने लड़कियों के बाथरूम में पोस्टर क्यों लगाए? अगर मेरे ग्रैंडपा सीधे लड़कियों के बाथरूम में चले जाएं तो क्या होगा? मोटू की ये बात सुनने के बाद में वो लड़का वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, ये मोटा बकलोल लड़का इतनी बकवास क्यों करता है? तुम सभी लोग मेरे लिए उसका बाजा बजा दो। और इस बात को कहने के साथ में जितने भी लड़के वहाँ पे खड़े होते हैं दोस्तों, सारे के सारे मोटू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे वो मोटू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी एकदम से एक स्पिरिचुअल अटैक तानुन और मोटू के बीच से निकल के आगे की तरफ आता है और आने के साथ में ही वो वहाँ पर उन तीनों को एकदम से जकड़ लेता है। और ऐसे सरप्राइज अटैक के इम्पैक्ट के कारण वो तीनों वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और जब मोटू उनको इस तरह से रोते हुए देखता है, चिल्लाते हुए देखता है और देखता है कि उनकी हालत बुरी तरह खराब हो गई है, तभी वो हंसते हुए कहता है, तुम लोग तो सच में बहुत बड़े कचड़े हो और तुम जैसे कचड़े को तो कोई कबाड़ वाला भी ना खरीदे। तुम लोग को शायद नहीं मालूम, मेरे ग्रैंडपा बहुत कमाल के हैं और मैंने तुम्हें कहा था मेरे ग्रैंडपा तुम्हें पेलते समय अपनी एक उंगली का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। मोटू की ये बात सुनने के बाद में वो जो रेड हेयर लड़का होता है दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और साथ ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए चिल्ला के कहता है, तुम मोटे अखरोट चुप हो जाओ। और इस बात को कहने के साथ में वो तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए मोटू की तरफ अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगता है। जब तानुन वहाँ पे उसको इस तरह से अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए अटैक करते हुए देखता है, तो वो भी वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपेयर करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से जैसे वहाँ पे तानुन ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करना स्टार्ट किया होता है, तो वहाँ पे ज़्यारू आगे निकल के आ जाती है और उसको ऐसे आते हुए देख के तानुन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। और तभी में दिखाते हैं ज़्यारू वहाँ पे तानुन के सामने आके खड़ी हो जाती है। तानुन उसको वहाँ पे ऐसे सामने आते हुए देख के वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, ज़्यारू मेरे सामने से हट जाओ। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, तानुन के पास में जितनी भी गर्लफ्रेंड्स हैं सारी की सारी बहुत पावरफुल हैं। तभी वो जो लड़का वहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, ज़्यारू उसके ऐसे अटैक को देखने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। उसकी आंखें भी गुस्से के कारण लाल हो जाती हैं और ज़्यारू इस चीज को देखने के बाद में गुस्साते हुए सीधे अपनी ब्लैक कलर की पावर को वहाँ पे रिलीज कर देती है, जिसके इम्पैक्ट के कारण वो लड़का जितनी स्पीड से आगे की तरफ आ रहा होता है दोस्तों, वो तुरंत उतनी स्पीड से पीछे की तरफ जाके गिर रहा होता है। जैसे वो लड़का पीछे जाके गिरता है, तभी ज़्यारू वहाँ पे अपनी पावर को यूज करते हुए एक बहुत खतरनाक डार्क कलर का स्पिरिचुअल अटैक उस लड़के के ऊपर कर देती है। और उस अटैक के खत्म होने के साथ में हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का बड़ी रंगबाजी से आगे बढ़ रहा होता है तानुन के ऊपर अटैक करने के लिए। उस लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और वहाँ पर उस लड़के को मारने के बाद में ज़्यारू तुरंत तानुन के पास आकर उसको गले से लगाकर उससे स्माइल करते हुए कहती है, हे तानुन, देखो मैंने उसे निपटा दिया तुम्हारे लिए। और ज़्यारू के ऐसी पावर देखने के बाद में तानुन की आंखें तो एकदम खुली की खुली रह जाती हैं। और तभी वो ज़्यारू की पावर को देख के सोचता है, इस ज़्यारू की बच्ची ने सच में कितनी ज्यादा मजेदार पावर को अपने अंदर सप्रेस करके रखा है और उसके पास क्या कमाल का एक्सपीरियंस है। ज़्यारू की ऐसी पावर देखने के बाद में दूसरे साइड में मैंगलिंग को दिखाते हैं दोस्तों, वो भी वहाँ पे गेट खोल के ये चीज देख रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जिस लड़के को ज़्यारू ने मारा होता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो वहाँ पे ज़्यारू को देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। लेकिन जब वो मैंगलिंग को देखता है तो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, प्रेसिडेंट प्लीज मेरी मदद करो, हमारी मदद करो। जब वो लोग वहाँ पे मैंगलिंग को बुला रहे होते हैं तो मैंगलिंग अपने तानुन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसको ग्रीट करते हुए कहती है, मास्टर क्या कुछ ऐसा और है जो मुझसे आप करवाना चाहते हैं? मैंगलिंग को तानुन के आगे इस तरह झुकते हुए देख के वो जो लड़के होते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और तभी घबराते हुए चिल्ला के कहते हैं, क्या मास्टर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी नोबल प्रेसिडेंट क्या सच में इस आदमी की मेडन है? मैगलिन की ये बात सुनने के बाद में तानुन उन लड़कों की तरफ देखते हुए मैगलिन से कहता है, हाँ पहले इन लोग को फेंकवाने में मेरी मदद करो क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं। मैगलिन तानुन को ग्रेट करते हुए कहती है, हाँ ठीक है मास्टर। और तानुन का ऑर्डर लेने के बाद में मैगलिन उन लड़कों की तरफ आ रही होती है और मैगलिन को ऐसे अपनी तरफ आते हुए देखकर उन लोंडों का बॉस वहाँ पे उसके आगे फटी की फटी रह जाती है और वो घबराते हुए मन में सोचता है, क्या उस मोटे अखरोट के ग्रैंडपा इतने ज्यादा कमाल के हैं कि हमारी प्रेसिडेंट भी उनके आगे मेडल बन के रहती है? जब वो इस चीज के बारे में सोच ही रहा होता है तभी अचानक से मैगलिन उनके पास आती है और उन सभी को लात मार के उस जगह से उड़ा देती है। और वहाँ पे वो लात खाने के बाद में चिल्लाते हुए कहते हैं, मैडम, ग्रैंडपा, हम अब ऐसा करने की कभी हिम्मत भी नहीं करेंगे। उन सबका मैटर सॉर्ट आउट करने के बाद में तानुन उस मोटे की तरफ घूर के देखता है और तभी से कहता है, अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम मेरे पोस्टर को लड़कियों के बाथरूम में क्यों लगा रहे थे? जिस कारण से वो मोटा बहुत ज्यादा घबराने लगता है। मोटा वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ग्रैंडपा आप कुछ नहीं जानते हैं, ग्रेट कंपटीशन की शुरुआत होने वाली है और मैं आपके लिए एडवांस में ही बड़ी तेजी से तैयारी कर रहा हूँ। उस मोटे की ऐसी बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे उसकी तरफ घूर के देख के कहता है, ग्रेट कंपटीशन, ये क्या है?
तान्युन की ये बात सुनने के बाद में सभी लोग उसके पास आ जाते हैं। जैसे कि लिंगवा की साइड आप देख ही सकते हैं, वो तो एकदम अलग ही दिखने लगी अब डे बाई डे। और तभी तान्युन वहाँ पे कहता है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ग्रेट कंपटीशन क्या है? और जैसे कि हमें पता ही चला है कि अपनी मैंगलिन नोबल प्रेसिडेंट है, तो वहाँ पर वो उसकी बात को सुनते हुए ग्रीट करके कहती है, मास्टर आप अभी तक इस सेरेमनी में शामिल नहीं हुए हैं, जिस कारण से कि आप अभी तक लियो एकेडमी के नियमों को नहीं जानते हैं। और ये कहने के बाद में मैंगलिन वहाँ पर तान्युन को वहाँ पर 3 बिल्डिंग्स दिखा के समझाना स्टार्ट करती है कि लियो एकेडमी को 3 ग्रेड में बांटा गया है, और जिस कारण से लियो एकेडमी के डिसाइबल्स भी 3 प्रकार की जगहों में रहते हैं। सबसे पहले है ए, फिर सी और दूसरा भी सी, या दोस्तों बी होगा, लिखने में मिस्टेक भी हो सकती है राइटर से। फिर मैंगलिन वहाँ पर 3 उंगलियां दिखाते हुए आंख मार के तान्युन से कहती है, तो इसलिए यहाँ पर जो ग्रेड है वहाँ पर होने वाले सारे कंपटीशन में अपनी रैंकिंग के अकॉर्डिंग अपनी अलग अलग सोने वाली जगह में रह सकते हैं, और स्टूडेंट जहाँ पर रहते हैं वो अपने स्टेटस और उनके स्टेट्स के बारे में पता चलता है। और ये कहने के बाद में मैंगलिन वहाँ पे हमें रैलिक के बारे में बताती है। इस कंपटीशन में 3 टॉप ग्रेड के वुहान आर्मर के होली रैलिक को हासिल करने का आपके पास मौका मिलता है। मैंगलिन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे सोचते हुए कहता है, खैर सुनने में ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये कंपटीशन किसी काम का नहीं है, तो फिर ठीक है ये सब तुम ही देखो, क्योंकि मैं पहले से फर्स्ट ग्रेड के रूम में रहता हूँ और साथ ही मेरे पास मार्शल सोल आर्मर भी है। और ये कहने के बाद वो पीछे पलट के लिंगवा की तरफ देखते हुए कहता है, लिंगवा क्या तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हो? तान्युन को इस तरह से अपनी केयर करते हुए देख के लिंगवा वहाँ पे ब्लश करने लगती है, और तभी अपने मन में सोचती है, क्या बात, मेरे पास एक बहुत बड़ा मौका है, तो इसलिए मुझे तान्युन के साथ में मिलना चाहिए, तभी मैं उसके साथ में काम करके उसे पा सकती हूँ। और इस चीज को सोचने के बाद में वो कहती है, हाँ बिल्कुल मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे स्माइल करने लगता है, लेकिन तभी दूसरी साइड में हमें मोटा दिखाया जाता है, जो कि तान्युन के चार्म को देखने के बाद में एकदम बावला सा होकर अपने मन में सोचता है, जैसा कि मेरे को अपने ग्रैंडपा से उम्मीद थी, मेरे ग्रैंडपा के पास मार्शल सोल आर्मर भी है, और ये सोचने के साथ में मुझे बहुत आराम मिलता है। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ से जाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, तो मैं मौज मस्ती में शामिल नहीं हूँगा, क्योंकि अगर मैं शामिल हुआ तो उनको धमकाने का कोई मतलब नहीं है। अपने ग्रैंडपा को इस तरह जाते हुए देखकर मोटा वहाँ पे बड़ा एक्साइटेड होकर कहता है, ग्रैंडपा मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पर पार्टिसिपेट करना होगा, क्योंकि आपका फर्स्ट ग्रेड के इंसान के तौर पे आपको भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। और मैं आपको दूसरे शब्दों में कहूँ, अगर आप एक पॉडकास्टर हैं और आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो आप केवल चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मोटे की बात सुनने के बाद में तान्युन को वहाँ पसीना आने लगते हैं, और तभी वो कहता है, क्या ये क्या कह रहे हो? और मैंने ये भी तो कहा कि मुझे इस चीज के बारे में प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको उस दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो कॉलेज में कंपटीशन की शुरुआत करने के लिए एक मस्त रापचिक माल पटाखा होस्ट को बुलाया जाता है, और वो वहाँ पर कहती है, लियो एकेडमी का कंपटीशन ऑफिशियली अब शुरू हो गया है। और फिर ये कहने के बाद में वो सामने की तरफ खड़े हुए जितने भी पार्टिसिपेट होते हैं उनकी तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहती है, आगे मैं इस कंपटीशन में भाग लेने वाले टॉप 10 पार्टिसिपेंट के बारे में आपको बताऊंगी। और होस्ट हमें बताती है, जिसमें कि दोस्तों सबसे पहले हमें एक ब्लू हेयर लड़के के बारे में होस्ट बताती है। इनका नाम लू चैंग फेंग है और इसके पास सारस वाली मार्शल स्पिरिट है। फिर दूसरी दोस्त एक बनी होती है जिसके बारे में बताया जाता है, ये लियो मैंग्क्यू है और इनके पास खरगोश वाली सोल स्पिरिट है। और मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। फिर एक चश्मे वाले लड़के को दिखाया जाता है, उसका नाम जाओ मिंगवू होता है और इस लड़के के पास में ग्रास और हैमर की मार्शल स्पिरिट होती है। फिर तभी वहाँ पे एक मेन इन ब्लैक का आदमी आ जाता है और उसके बारे में बताया जाता है, इनका नाम ली ट्यानजियांग है और इनके चेहरे से विपरीत इनके पास एक बटरफ्लाई की मार्शल स्पिरिट होती है। फिर हमारा नंबर आता है एक्स मैन के वॉल्वरिन के ऊपर और हमें होस्ट बताती है, इसका नाम चैंग मिंग जियांग है और इनके पास रेन डियर की मार्शल स्पिरिट है। और तभी दोस्तों इन माँ के पकौड़ों के बीच में एक खूबसूरत सा अंगूर निकल के आता है और हमें होस्ट बताती है कि इसका नाम चैंग मिंग हुआंग होता है और सबसे बुरी बात, इसके पास सुअर की मार्शल स्पिरिट होती है। फिर हमारा सीन मैंगलिन के ऊपर आ जाता है और हमें बताया जाता है कि मैंगलिन के पास में कपड़े की बेल्ट वाली मार्शल स्पिरिट है और ये स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी हैं। फिर हमें ट्विन सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि बड़े मजे से चिपक के खड़ी होती हैं और होस्ट हमें बताती है कि इनके पास आग और बर्फ की मार्शल स्पिरिट की जोड़ी है। फिर में वही मास्क मैन दिखाया जाता है दोस्तों जो 2 एपिसोड पहले दिखाया गया था और होस्ट हमें बताती है कि इस मास्क मैन के पास में थंडर और लाइटनिंग स्पिरिट है। सभी के बारे में बताने के बाद में होस्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के कहती है, तो आखिरकार ये सभी इस कंपटीशन के विनर हैं। फिर लास्ट में दोस्तों हमें अपने लेजी हीरो तान्युन को दिखाया जाता है जो कि बड़े मजे से सो रहा होता है और होस्ट उसके बारे में बताती है कि इसका नाम तान्युन है और इसके पास एक मिस्टीरियस मार्शल स्पिरिट है।
उस कंपटीशन को जितने भी लोग देखने आए होते हैं दोस्तों, जब तान्युन को वहाँ पे सोते हुए देखते हैं तो सब चिल्ला के कहते हैं ये आदमी किस बारे में इतना पागल है। दूसरा कहता है इस बदतमीज इंसान को ऐसा व्यवहार करना किसने सिखाया है। तभी एक लड़की कहती है हाँ ये इस गेम के लिए बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में खूब ताबड़तोड़ फाइट होने वाली। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है जो वहाँ पे हॉट एंड सेक्सी मस्त ललन टॉप होस्ट होती है दोस्तों। वहाँ के टॉप 10 कॉम्पिटिटर को इंट्रोड्यूस करने के बाद में स्माइल करते हुए कहती है इसके बाद प्लीज लियो एकेडमी की प्रिंसिपल को इस कंपटीशन के रूल को बताने के लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ। और उसके ये कहने के बाद में दोस्तों वहाँ पर लियो एकेडमी की वही अपने लल्लन टॉप खरगोश वाली प्रिंसिपल आ जाती है और होस्ट वहाँ पर चम्मचगिरी करते हुए प्रिंसिपल के आगे रिस्पेक्ट देते हुए माइक देती है। अपनी पटाखा प्रिंसिपल आने के बाद में वहाँ पे सभी को बताती है इसके बाद मैं आप सभी को इस कॉम्पिटिशन के रूल्स के बारे में बताना चाहती हूँ। फिर प्रिंसिपल हमें आगे बताती है ये कॉम्पिटिशन ग्रेड लेवल टीम कॉम्पिटिशन है और हर एक टीम 3 लोगों से बनी है। केवल सेम ग्रेड के पार्टिसिपेंट को ही एक ही टीम में भाग लेने की इजाजत मिलती है। और इस बात को बोलने के बाद में जो प्रिंसिपल होती है दोस्तों वो उन सभी जगहों को दिखाना स्टार्ट करती है जहाँ पर कंपटीशन अलग अलग जगह पे होने होते हैं। और फिर वो आगे बताते हुए कहती है कंपटीशन के दौरान बैटल एनवायरनमेंट को बेहतर ढंग से सामने लाया जाता है और अलग अलग बैटल अलग अलग जगहों पे होते हैं, इसलिए हर किसी को लड़ाई के दौरान अलग अलग एनवायरनमेंट का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। प्रिंसिपल ये बताने के बाद में जो पार्टिसिपेंट डिसाइपल कर रहे होते हैं उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं मैंने हर एक ग्रेड के 3 सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल के साथ बचाव दल की एक टीम भी बनाई है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी पहली टीम में ब्लू हेयर लड़का, रैबिट गर्ल और वो चश्मे लड़का होता है। फिर दूसरी टीम हमारे सामने आती है जिसमें कि अपना एक्समैन का वॉल्वरिन, MI ब्लैक मूवी का सूट पहने लड़का और अपनी मस्त ललन टॉप पटाखा सुपर स्पीड वाली लड़की होती है दोस्तों। फिर प्रिंसिपल वहाँ बताती है हर कोई नया चैंपियन बन सकता है जब तक कि वह मौजूदा टीम को हरा दे। और इसी के साथ दोस्तों हमारी तीसरी टीम सामने आती है जिसमें कि अपनी मैंगलिंग ट्विन सिस्टर और वो मास्क मैन होता है। और फिर प्रिंसिपल बताती हैं इस कंपटीशन के चैंपियन को चुनाव करने के लिए टॉप 3 बचाव टीमों को टॉप 4 में तान्युन की टीम के साथ में कॉम्पिटिट करते हुए लड़ाई करनी होगी। और फाइनली दोस्तों हमें अपने चॉकलेटी लौंडा मतलब बोले तो तान्युन की टीम को दिखाया जाता है जिसमें कि उसकी साली और बीवी होती है और वो उन दोनों की कमर पकड़ के बड़े मस्त रोमांटिक अंदाज में खड़ा होता है। फिर प्रिंसिपल हमें बताती है आखिरकार इस कंपटीशन के प्राइज की घोषणा कर दी गई है। और ये कहने के साथ में प्रिंसिपल अपने पास से कुछ निकालती हैं और दोस्तों हमको पता चलता है ये बॉल जैसी कोई चीज होती है। और प्रिंसिपल उसको निकालने के बाद में स्माइल करते हुए कहती हैं जो भी इस कंपटीशन का चैंपियन बनेगा वो मार्शल सोल अवेकनिंग क्रिस्टल को हासिल करेगा। जब पवेलियन में खड़े हुए सारे लोग प्रिंसिपल के हाथ में उस बॉल को देखते हैं तो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। और तभी उनमें से एक कहता है अरे नहीं ये तो सच में मार्शल सोल अवेकनिंग क्रिस्टल है। दूसरा कहता है यह चीज सीधे तौर पर लोगों के मार्शल सोल आर्मर को अवेक कर सकती है। उस बंदे की बात सुनने के बाद में उसका साथी कहता है हाँ ये तुम सही कह रहे हो, ये चीज एक अनमोल ट्रेजर है। प्रिंसिपल वहाँ पे विनर प्राइज को दिखाने के बाद में स्माइल करते हुए कहती हैं तो फिर ठीक है लियो एकेडमी मार्शल टूर्नामेंट को ऑफिशियली रूप में स्टार्ट करा जाता है। और इसी के साथ दोस्तों प्रिंसिपल वहाँ पे सारे रूल रेगुलेशन को समझाने के बाद में चली जाती हैं। और उनके जाने के बाद में जो बनी रैबिट वाली टीम होती है दोस्तों उसके पास एक दूसरी टीम आते हुए कहती है लू चेंग फेंग हर कोई पहले साल का सुपरनोवा है। चलो फिर ठीक है आज हम ये देख ही लेते हैं हमारे और तुम्हारे बीच में कितना गैप है। उन तीनों की बात सुनने के बाद में जो ब्लू हेयर लड़का होता है दोस्तों उनकी तरफ देखते हुए उनकी मौज लेते हुए कहता है क्या सुपरनोवा, लेकिन तुम लोग तो इस लायक ही नहीं हो कि मैं तुम्हें ये कह सकूं। और इसी बकचोदी के साथ दोस्तों ये टूर्नामेंट यहीं पे स्टार्ट हो जाता है और दोनों टीम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं। और होस्ट वहाँ पे चिल्ला के कहती है लुओ एकेडमी कंपटीशन। लुओ एकेडमी कंपटीशन का पहला गेम शुरू होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जैसे कि प्रिंसिपल ने बताया दोस्तों हर एक फाइट अलग एनवायरनमेंट में स्टार्ट होगी। तो हमें दिखाया जाता है जो पहली फाइट होती है वो वाटर एनवायरनमेंट में होती है और लू चेंगफेंग उस जगह को देखते हुए कहता है क्या ये तो एक नदी है। उनके सामने वाली टीम भी उसकी बात सुन के कहती है हाँ बकलोल तुम्हें दिखाई नहीं देता ये नदी है और तुम्हारे लिए बहुत बुरा है कि मेरी मार्शल स्पिरिट वाटर टाइप की है और अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। और ये कहने के बाद में हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है जिसके पास वाटर टाइप के मार्शल स्पिरिट होती है दोस्तों वो वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए एक बहुत बड़ा वाटर ड्रैगन अपीयर करते हुए लू चेंगफेंग की टीम मतलब बोले तो बनी वाली टीम दोस्तों उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है मैंकियाओ वाटर ड्रैगन को बाहर निकालो और इनके बेड़े को नष्ट कर दो। उस ड्रैगन को आते हुए देखकर जो ब्लू हेयर लड़का होता है दोस्तों वहाँ पे हैरान होते हुए चिल्ला के कहता है मैंकियाओ इस वाटर ड्रैगन को जल्दी से हटाओ और अपने बेड़े को नष्ट मत होने देना। और दोस्तों मैंकियाओ रैबिट का नाम होता है वो वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में कहती है हाँ ठीक है मैं करती हूँ। उस ब्लू हेयर वाले लड़के की बात सुनने के बाद में जो मैंकियाओ होती है वहाँ पर अपनी रैबिट वाली मार्शल स्पिरिट को अपीयर कर लेती है
और अपेयर करने के साथ में ही जो दूसरे साइड में वाटर ड्रैगन इनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, तो मैंग्याओ भी अपनी रैबिट वाली मार्शल स्पिरिट को अपेयर करके उस ड्रैगन के साइड में आगे की तरफ कर देती है उसको डिफीट कराने के लिए। और जैसे कि हमें यहाँ पे पता चलता है, नीले वाला लड़का वहाँ पर अपनी टीम को लीड कर रहा होता है, तो वहाँ पे वो चश्मे लड़के से कहता है, लाओ वू, इन सभी को खत्म कर दो। अपने टीम लीडर की बात सुनने के बाद में जो लाओ वू होता है वो भी वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को यूज करते हुए दोस्तों पानी के ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है और खूब स्पीड में उन तीनों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जब सामने वाली टीम लाओ वू को इस तरह से पानी के ऊपर चलते हुए देखती है तो वहाँ पे सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे उनका लीडर कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है कि वो इस पानी के ऊपर बहुत आराम से चल रहा है। उसका साथी वहाँ पे घबराते हुए कहता है, मास्टर मास्टर वहाँ देखिए, मास्टर वो देखिए, वो तो सॉसेज है। और तभी दोस्तों हमें दिखाया जाता है जो लाओ वू होता है वो सच में सॉसेज के ऊपर खड़ा होता है। इस चीज को देखने के बाद में जो सामने वाली टीम का लीडर होता है वो गुस्से में चिल्ला के कहता है, क्या ये तो लू चैंगफेंग की मार्शल स्पिरिट है, वो तो सच में अपने सॉसेज का यूज एक छोटी नाव की तरह कर रहा है। जैसे वो लोग इस चीज के बारे में बोल रहे होते हैं तभी अचानक से दिखाते हैं हमको लाओ वू को, वो वहाँ पर अपने सेकंड मार्शल स्पिरिट को अपेयर करते हुए एक बहुत बड़ा हैमर बना लेता है और उस हैमर से सामने वाली टीम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिस चीज को देखने के बाद में सामने वाली टीम का बंदा घबरा के कहता है, मास्टर वो देखिए, वो अपने हैमर से हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। और उसको ऐसे आते हुए देखकर जो लीडर होता है उसकी बुरी तरह फट चुकी होती है। वो घबराते हुए कहता है, अरे नहीं, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके ऐसा कहने के बाद में तुरंत जो लाओ वू होता है अपने हैमर को यूज करते हुए जिस बेड़े के ऊपर उन लोग तैर रहे होते हैं उस बेड़े के ऊपर वहाँ पे अटैक करते हुए कहता है, तुम चूतिए लाल हिरन लड़के, मैं तुम्हारे दादाजी के पिछवाड़े पे भी हथौड़ा मार दूंगा। और उसके ये करने के साथ में दोस्तों जो उनका बेड़ा होता है उनके बेड़े में वहाँ पे एक बहुत बड़ा होल हो जाता है, जिस चीज के कारण उनका जो बेड़ा होता है वो पानी के अंदर जाने लगता है। उनके बेड़े में इतना बड़ा होल करने के बाद में जो लाओ वू होता है वहाँ पे जंप करके दोबारा से अपनी टीम की तरफ जाते हुए सामने वाले बंदे को छेड़ने के लिए उसको सलूट करते हुए जाता है। जिस चीज को देखने के बाद में वो जो लीडर होता है वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, उसका पीछा करो क्योंकि बेड़े के बिना हम लड़ नहीं सकते। उस लीडर ने जैसे ये चीज कहा होता तभी अचानक से उस बेड़े के नीचे से जो पानी के अंदर घास होती है दोस्तों, वाटर वीड, उसके पैरों के चारों तरफ लपेट जाती हैं। और उसको देखते हुए वो घबरा के कहता है, अरे ये तो वाटर वीड है, ये कैसे हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे पता चलता है कि लाओ वू ने अपनी सेकंड मार्शल स्पिरिट को यूज करा होता है। और इस चीज को फील करने के बाद में वो लीडर वहाँ पे चिल्ला के कहता है, मुझे तुमसे नफरत है लाओ वू, और सच में तुम्हारे पास में 2 मार्शल स्पिरिट है, ये तो गलत बात है। और दूसरे साइड में हमें लाओ वू को दिखाया जाता है जो कि बड़े कूल अंदाज में उनको इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और उसके आगे बढ़ने के साथ में दोस्तों जो दूसरी टीम का बेड़ा होता है वो वहाँ पे टूट जाता है और वो सारे के सारे पानी के अंदर चले जाते हैं। उन लोगों को इस तरह से पानी के अंदर गिरे हुए देखकर जो लू चैंगफेंग होता है उनकी मौत लेते हुए कहता है, क्यों घनचक्कर, तुम तो विनर डिसाइड करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे और आपको अपने साथियों के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम सुपरनोवा कहलाने लायक नहीं हो। फर्स्ट मैच के खत्म होने के साथ में अपनी लल्लन टॉप पटाखा होस्ट सामने आती है और वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशंस, लू चैंगफेंग और उनकी टीम बड़े मजेदार तरीके से जीत गए हैं। तो अगले मैच के लिए प्लीज आप सभी लोग सेकंड ग्रेड के कंपटीशन एरिया पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगले ग्रेड का कंपटीशन अरीना चैलेंज है जिसमें कि दोनों साइड से लड़ाई होती है। और इसी के साथ दोस्तों हमें सेकंड ग्रेड की टीम दिखाई जाती है जिसमें कि अपना वॉल्वरिन और लल्लन टॉप पटाखा माल थे। और इस चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले वहाँ पे होस्ट बताती है, टॉप 3 सेकंड ईयर के डिसाइपल से बनी एक टीम जो कि सेकंड ईयर के ब्लू हेयर ट्राई को चैलेंज देने वाले हैं। और ये कहने के बाद में बहुत एक्साइटेड होते हुए होस्ट कहती है, मैं आपको शांति से बता दूं कि ऐसा कहा जाता है ब्लू हेयर टीम के लीडर का ली टियानजियांग की टीम की एक लड़की तांग मियांग के साथ में प्यार मोहब्बत में उलझे हुए हैं। होस्ट की ये बात सुनने के बाद में जितनी भी पब्लिक बाहर पे खड़ी होती है सारी की सारी आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक कहता है, मैंने सुना है कि लैन माओ लंबे समय से तान मिंग हुआंग का पीछा कर रहा है और इस कारण से दोनों के बीच में खूब मारपीट हुई और उसका रिजल्ट ये है कि ली तियानजियांग ने धोखे से उसके प्यार को चुरा लिया। उस लड़की की बात सुनने के बाद में दूसरा कहता है, और हाँ यही नहीं, क्या मेरा विजन तुमसे अलग नहीं है? मैंने तो ये सुना है कि ब्लू हेयर वाले टीम का लीडर मेंढक हो के भी हंस का मांस खाना चाहता है। अपना हीरो तियानयुन उन लोग की ये बात सुनने के बाद में बड़ा अजीब समूह बनाते हुए अपने मन में सोचता है, ओहो इस गेम को इन लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। और इस बात को सोचने के बाद में जब वो मैंगलिंग की तरफ देखता है तो वो उसको हाई कर रही होती है। और इस चीज को देखते हुए तानुन अपने मन में सोचता है, हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, इस स्कूल के जितने भी लोग हैं इस कॉम्पिटिशन को कोई भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। और तभी वहाँ पर अगला चैलेंज स्टार्ट होने के लिए दूसरे एनवायरनमेंट का गेट ओपन होने लगता है, जिसको देखते हुए होस्ट बताती है, इस बार के कॉन्टेस्ट का जो हमारा वेन्यू प्लेस है
और उसके ये कहने के साथ में दोस्तों वो जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है और तभी हमें दिखाते हैं दोनों टीमें एक दूसरे के सामने एक अरीना में खड़े हो जाते हैं। और फिर होस्ट हमें बताती है तो इस कंपटीशन का वेन्यू सच में एक डेथ मैच स्टेज है और यहाँ पर छुपने की कोई जगह नहीं है। दोनों टीमों के लीडर आमने सामने आ जाते हैं। तभी चैलेंजर टीम बोलती है बिल्कुल ठीक समय पे अरीना आया है, इस तरह हम उनके अजीबोगरीब तरीकों से बच सकते हैं और असली मर्द की तरह लड़ सकते हैं। ब्लू हेड ट्रायो का टीम का लीडर वहाँ पर स्माइल करते हुए कहता है लेन माओ, अगर आप एम्परर मिंग का पीछा करना चाहते हैं तो आपको डेथ मैच बैटल अरीना में नहीं बल्कि फूलों की दुकान में जाना चाहिए। ब्लू हेयर टीम लीडर की बात सुनने के बाद में जो चैलेंजर टीम होता है दोस्तों लैंग माओ, वो वहाँ पे बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और साथ ही वहाँ पर अपनी बॉडी को अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ में मर्ज करते हुए एक टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में कहता है ये तो सिर्फ तुम पर टिका है कि आप उन बेवकूफों की गपशप को सुनकर कैसे सेटिस्फाई करें। ली तियानजियांग, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें चैलेंज क्यों देता हूँ। और इस बात को कहने के बाद में दोस्तों वहाँ पर लुओ माओ अपनी स्पीड को यूज करते हुए ब्लैक हेयर वाले लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और तभी गुस्से में चिल्ला के कहता है मैं बस एक बात साबित करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत बेहतर हूँ। लुओ माओ को इस तरह से अपने पर अटैक करने के लिए आते हुए देखकर जो ब्लू हेयर टीम का लीडर होता है दोस्तों वो भी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हुए एक मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है और फिर उसकी तरफ घूरते हुए कहता है तुम भी ऐसा मत सोचो कि केवल तुम ही यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और इस बात को कहने के साथ में दोस्तों वो दोनों टीम लीडर आपस में बुरी तरह से फाइट करने के लिए टकरा जाते हैं और जिनके टकराने के इफेक्ट के कारण वहाँ पे खूब ढेर सारी एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। उन दोनों को फाइट करने के बाद में दोस्तों जो अपनी लल्लन टॉप पटाखा माल होती है वो वहाँ पर वॉल्वरिन से कहती है ब्रदर चैन, उन दोनों बेवकूफों को अकेले छोड़ दो, वो साले ऐसे ही पिलते रहेंगे आपस में क्योंकि उनको डोले शोले दिखाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। लल्लन टॉप पटाखा माल की बात सुनने के बाद में अपना वॉल्वरिन कहता है मुझे इन सब चीजों की चिंता नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ और सिर्फ एक तुम ही हो जो मेरी स्वीट हार्ट है और इन दोनों बेवकूफों में से कोई एक भी टेंशन फ्री नहीं है और इस चीज को देखते हुए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसीबत में कोई भी आएगा, अंत में तुम्हारे फादर तुम्हारे पास जरूर आएंगे। क्या ये मेरे लिए आसान है? जब मिस्टर चैंग इस चीज के बारे में बोल रहे होते हैं तभी चैलेंजर टीम से दोनों बंदे आ जाते हैं सामने और उनके सामने आते हुए चिल्ला के कहते हैं मिस्टर चैंग, हमारे सबसे एल्डर ब्रदर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ही मत करो। दूसरा भी कहता है हाँ ये बात सही है क्योंकि हम दोनों तुम्हारे अपोनेंट होंगे। मिस्टर चैंग उन दोनों की ये बात सुनने के बाद में बहुत बड़ा डेविल फेस बनाते हुए क्रिपी स्माइल देने लगते हैं और तभी हंसते हुए कहते हैं हाँ ये तुमने सही कहा, मैं पहले से ही बहुत जरा गुस्सा चुका हूँ तो इसलिए सबसे पहले मैं तुम दोनों के ऊपर अपना गुस्सा क्यों ना निकालूं। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अपने वॉल्वरिन भैया उन दोनों लौंडों की बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और तभी अचानक से वो अपनी स्पीड को यूज करते हुए उन दोनों लौंडों के पास जाकर उनको मारते हुए आगे निकल जाते हैं। और साथ ही दोस्तों हमको पता चलता है वॉल्वरिन वहाँ पर बहुत स्ट्रांग होता है। उन दोनों को एक एक घुसा लगाने के साथ में वो दोनों लौंडे वहाँ पे ढेर हो चुके होते हैं और इस चीज को देखते हुए वॉल्वरिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी उसके पसीने आने लगते हैं और घबराते हुए कहता है अरे नहीं, ये तो सच में कितने ज्यादा बेकार है और ब्लू फर के कारण टीम के साथी आपके जैसे कैसे हो गए और मैंने तुम्हें सी नहीं दी तो इस चीज का दोष मुझे मत देना। वॉल्वरिन जब वहाँ पे ये चीज बोल रहा होता है तभी अचानक से जो उसका MI ब्लैक वाला साथी होता है दोस्तों वहाँ पर उसके पास धड़ाम से गिरते हुए सड़क के पीछे की तरफ जा रहा होता है और हमको पता चलता है MI ब्लैक वाले आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वहाँ पर वो गिरने के साथ में बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है। तभी कोई कहता है टियानजियांग और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं उनका चैलेंजिंग लीडर होता है जिसके साथ में MI ब्लैक वाले लड़के की फाइट हो रही थी। वो वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए स्माइल करके कहता है वैसे तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर हूँ। वॉल्वरिन जब अपने साथी की इस तरह के हाल को देखता है और देखता है कि वो इसके पास आ रहा है तभी वो अचानक से अपने साथी के पास जाकर उसको काने से उठाते हुए दूसरी टीम के लीडर से कहता है हाँ ठीक है, मुझे पता चल गया तुम बहुत अच्छे हो तो इसलिए लड़ना बंद करो, नहीं तो जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें अपने जीजा के मेडिकल खर्च का पूरा खर्चा देना पड़ेगा। वॉल्वरिन की ये बात सुनने के बाद में वो जो दूसरी टीम का लीडर होता है दोस्तों वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी फिर से अपनी स्पीड को यूज करते हुए उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है बकवास करना मेरे साथ बंद करो, चलो ठीक है साथ चलते हैं और पूरी एकेडमी को बताएं कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। दूसरे टीम के लीडर को इतना ज्यादा गुस्से में अपनी तरफ आते हुए देखकर जो वॉल्वरिन होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी अपनी लल्लन टॉप पटाखा माल से कहता है ए लड़की टैंग, तुम क्यों घबरा रही हो, जल्दी करो और लैंड माओ को कंट्रोल में लाने का कोई तरीका ढूंढो।
वॉल्वरिन की ऐसी बेरुखी बात सुनने के बाद में जो अपनी लल्लन टॉप पटाखा टैंक होती है दोस्तों, वो बड़ा अजीब सा मुंह बनाती है और तभी खिसियाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, चलो उसे शांत करने के लिए अभी भी पुराने तरीकों का यूज करती हूँ। जैसे पटाखा टैंक ने ये चीज कहा होता है दोस्तों, तभी उतने में दिखाते हैं जो लैंड माओ होता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और खूब कस के एक घूंसा मारता है, जिससे कि वॉल्वरिन ने वहाँ पे डॉज करते हुए अपने साथी को बचा लिया होता है और उसका जो घूंसा होता है जमीन में जैसे ही लगता है वहाँ पे एक बहुत बड़ी दरार पड़ जाती है और वहाँ पर उसके अटैक को डॉज करने के बाद में पीछे आके वॉल्वरिन कहता है, हमें मार्शल स्पीड फ्यूजन का यूज करना होगा। और इस चीज को कहने के साथ में दोस्तों वो तीनों के तीनों अपनी पावर को एक साथ मर्ज करना स्टार्ट कर देते, फ्यूज करने लगते हैं, जिसके इम्पैक्ट के कारण वहाँ पर बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। और तभी वो लोग कहते हैं, द ड्रैगन डिसेंट, लॉन्ग जियान जैसे बत्तख को दूर करो हमसे। और दोस्तों हमें दिखाया जाता है जैसे उनकी पावर वहाँ पर एक साथ मर्ज होती है तो उनकी पावर फ्यूज होने के साथ में वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाता है, जिसके अंदर से बहुत ढेर सारी थंडर रिलीज हो रही होती है। और दूसरे साइड में जब लामो इस चीज को देखता है तो वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने भी अपनी पावर को यूज करते हुए अपनी फिजिकल बॉडी के साथ में अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को भी वहाँ पर रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण उसके पीछे भी एक टाइगर का स्पिरिचुअल फेस बन जाता है। और जैसे ही उन दोनों की पावर आपस में टकराती है तो वहाँ पर एक स्पिरिचुअल बहुत बड़ा धमाका होता है। और कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है जो लाओ माओ होता है वो वहाँ पर तीन लोग की पावर के आगे नहीं टिक पाता और जिस कारण से वो वहाँ पर बहुत ज्यादा घायल होने के साथ में वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और इस चीज को देखते हुए होस्ट वहाँ पर चिल्ला के कहती है, तो हमें यहाँ पर सेकंड मैच में विनर मिल चुके हैं, हमारी विजेता ली तियांगजियान की टीम है। बाहर बैठी पब्लिक जब इस तरह की पावर को देखती है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी वहाँ पे लोग चिल्ला के कहते हैं, वो क्या बात, द ब्लूफर, उन तीनों लोगों ने सच में लड़ाई को बहुत करीब से लड़ा है। दूसरा कहता है, हाँ ये बात बहुत बढ़िया लड़ाई हुई। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे टाइगर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने के साथ में मेडिकल टीम वाले स्ट्रेचर पर उसको ले जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर होस्ट कहती है, खैर मैच में तो ये सब होता रहता है तो इस खेल को जारी रखते हैं और ब्लू हेयर वाले क्लासमेट को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। लेकिन तभी होस्ट एक जगह देखने के बाद में उसको कुछ समझ में नहीं आता है और फिर वो हैरान होते हुए कहती है, अरे ये क्या हो रहा है। फिर वहाँ पर होस्ट बताती है, थर्ड ईयर की टीम के बीच में, थर्ड ईयर के स्टूडेंट के बीच क्या कोई भी सीनियर मैनलिंग या कोई और नहीं है और दूसरे चैलेंज देना नहीं चाहते हैं। होस्ट की बात सुनने के बाद में जो पब्लिक बैठी होती है दोस्तों फिर से बकचोदी करना शुरू कर देती है। तभी उतने में कोई कहता है, हम बेवकूफ हैं। दूसरा कहता है, नहीं हम बेवकूफ नहीं है। तीसरा वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, सीनियर मैंगलिंग के पास में किस तरह की ताकत है, उसके पास मार्शल सोल आर्मर है, क्या हम जैसे सड़ी हुई मछली के लिए इस तरह की चीनी मिट्टी के बर्तन को छूना पॉसिबल भी है। तीसरा वहाँ पे कहता है, मैंगलिंग बस वहाँ पे मस्ती करने के लिए शामिल हो रही है, बस इतना ही है। उन सब की ये सारी बात सुनने के बाद में होस्ट वहाँ पे हंसते हुए कहती है, अच्छा तो ठीक है, हमारे पास फाइनल 4 टीम आ चुकी हैं और अगले 4 टीमों के सेमीफाइनल के लिए उन सभी को 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। और इस बात को कहने के साथ में दोस्तों जो भी टीम सेमीफाइनल में आई होती है वो सारे के सारे स्टेज पे पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से जो पब्लिक बाहर बैठी होती है दोस्तों वो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहती हैं, नहीं जरा रुक जाइए, सीनियर सिस्टर मैंगलिंग और दूसरे लोग पहले ही अपनी ताकत को दिखा चुके हैं और फाइनल में जाने पर हमारे पास कहने को कुछ भी नहीं है। फिर दूसरा चिल्ला के कहता है, हाँ ये सही है, सवाल ये है कि टेंगुन नाम के उस आदमी के पास इतनी ताकत है कि वह सीधे फाइनल राउंड में पहुंच सके। फिर सारे के सारे चिल्ला के कहते हैं, हाँ ये बात सही है। अपना चॉकलेटी लौंडा दोस्तों उनकी ये बात सुनने के बाद में उनकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ तुम लोगों ने जो भी कहा वो मैं समझ सकता हूँ, तो क्या आप मेरे साथ में लड़ाई करने की कोशिश करना चाहते हैं। टैन्यन की बात सुनने के बाद में जो पब्लिक बाहर खड़ी होती है उनमें से एक बकचोद गुस्से में चिल्ला के कहता है, अगर तुम नहीं लड़ते तो मैं तुमको नहीं हरा सकता। उस लड़के की बात सुनने के बाद में तानन वहाँ पे गुस्सा आ जाता है और तभी उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, अच्छा तो फिर तुम। आगे जैसे तानन कुछ बोलने वाला होता है तभी फिर से वो चिल्ला के कहता है, क्या तुम मेरी बात से राजी नहीं हो। और उसकी बात सुनने के बाद में तानन अपने मन में सोचता है, गो ऑथर सच में एक मास्टर है। बाहर बैठी पब्लिक की ये बात सुनने के बाद में होस्ट के वहाँ पसीने आ जाते हैं और तभी वो घबराते हुए कहती है, ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही होस्ट आगे कुछ बोलने वाली होती है तभी दोस्तों अपने लौंडे को वहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे तान्युन होस्ट के माइक को छीनते हुए कहता है, तो ऐसा ही होता है अगर कोई मुझसे असंतुष्ट है, और हाँ मैं भी कोई ठलवा नहीं रहता, मेरे पास ये बहुत जरूरी काम है। और ये कहने के साथ में दोस्तों वो उंगली से इशारा करते हुए कहता है, तो ठीक है अगर ऐसी बात है तो। और दोस्तों हमको पता चलता है जितने भी कॉम्पिटिटर वहाँ पे खड़े होते हैं तानयुन वहाँ पर उन सब की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है, आओ तुम सारे के सारे 9 आ जाओ, एक साथ आओ, मैं जल्दी में हूँ, मैं एक एक करके तुम्हारे साथ लड़ने के बाद में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तानयुन की बात सुनने के बाद में जितने भी वहाँ पे कॉम्पिटिटर खड़े होते दोस्तों सबको झटका लग जाता है
और तभी मैन इन ब्लैक वाला आदमी वहाँ पर चिल्ला के कहता है, हे तुम, क्या तुम हम लोगों को नीची नजरों से देखते हो? उस आदमी की बात सुनने के बाद में तानून वहाँ पर अपने थंब को नीचे गिराते हुए कहता है, नहीं, तुम मेरे को गलत समझ रहे हो, क्योंकि तुम लोग सच में एकदम कमजोर और कचड़े हो। और मैं आपको निशाना नहीं बना रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यहाँ पर हर कोई बेकार है। और इस चीज को कहने के बाद में दोस्तों अपना हीरो तान्यून वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है, काफी समय हो गया है जब से मैंने किसी और की मार्शल स्पिरिट को कॉपी नहीं किया है। आपकी मार्शल स्पिरिट मेरी सोल मार्शल स्पिरिट के कलेक्शन को और ज्यादा बढ़ाएगी। तान्यून की बात सुनने के बाद में होस्ट का दिमाग काम करना एकदम से बंद हो जाता है और तभी वो प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए कहती है, प्रिंसिपल, ये लड़का जो कह रहा है अब हमें क्या करना चाहिए? और जैसा कि हम लोग जानते ही दोस्तों, अपने ललन टॉप पटाखा माल प्रिंसिपल तानून के ऊपर वैसे ही फिदा है, बिल्कुल लट्टू है। और वो तानून की तरफ देखते हुए ब्लेस करके कहती है, अब जबकि आपने 9 लोगों के साथ में अकेले ही लड़ने का फैसला कर लिया है तो फिर ठीक है, इसे हम लोग आजमाते हैं। वैसे भी यहाँ पर कोई नहीं मरेगा तो देखने में कोई हर्ज नहीं है। प्रिंसिपल की रजामंदी मिलने के बाद में तानून वहाँ पर उन सब की तरफ देखते हुए कहता है, तुम सारे के सारे बेकार लोगों वहाँ पे खड़े क्यों हो? जल्दी आओ और मैं तुमको बताता हूँ कि एक बाप अपने बेटे को कैसे पेलता है। तानून की ये बात सुनने के बाद में जो मैन इन ब्लैक वाला आदमी होता है दोस्तों, वहाँ पर उसको घूरते हुए कहता है, तुम रुक जाओ लड़के, आज हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों जो हमारी होस्ट होती है वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के कहती है, तो ठीक है, इसके बाद लियो एकेडमी कंपटीशन का फाइनल राउंड शुरू होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अपने हीरो तान्यून ने वहाँ पे 9 के 9 कॉम्पिटिटर को एक साथ चैलेंज कर दिया होता है दोस्तों। और इसी के साथ वहाँ पर सारे के सारे चैलेंजर तानून के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और इस चीज को देखते हुए होस्ट वहाँ पे अनाउंस करती है, ऐसा लगता है कि फाइनल राउंड के लिए खुद ब खुद ही वुहान टावर को चुन लिया गया है। और होस्ट की ये कहने के साथ में दोस्तों हमें दिखाया जाता है वुहान टावर, जहाँ पर अलग अलग फ्लोर्स होते हैं। तभी होस्ट हमें बताती है वुहान टावर में 5 मंजिल हैं और हर किसी को वुहान टावर में अलग अलग पदों पर रैंडमली नियुक्त किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों हमें फिर दिखाया जाता है एक स्पिरिचुअल डिस्प्ले के अंदर जितना भी वुहान टावर में खेल चल रहा होता है, बाहर की पब्लिक देख रही होती है। और तभी वहाँ पर होस्ट कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर कोई आपके दरवाजे पर टैंगुन का इंतजार कर रहा है या अगर पहले वो आपस में लड़ते हैं। फिर में वुहान टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो तान्यून सामने की तरफ देख के हंसते हुए कहता है, ली तियानजियांग, अच्छा तो ठीक है, तुम तीनों की मार्शल स्पिरिट सभी तरह के जानवरों की है। क्यों, मैंने सही कहा ना? तान्यून की बात सुनने के बाद में अपना एमआई ब्लैक वाला लौंडा दोस्तों बहुत सारा गुस्से में उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है, इस तरह की बकवास बातें करना बंद करो, पहले मेरे इस अटैक को देखो। तान्यून उसकी बात सुनने के बाद में दोस्तों वहाँ पे स्माइल कर देता है और फिर उसके अटैक को देखते हुए कहता है तुम सच में बहुत कमजोर हो। और जैसे ही दोस्तों वहाँ पर ली तियानजियांग का अटैक तान्यून के ऊपर लगने वाला होता है, वो वहाँ पर एकदम से गायब हो जाता है। और तान्यून को इतनी स्पीड से गायब होते हुए देखकर जो ली तियानजियांग होता है वो वहाँ पर एकदम हैरान हो जाता है। और तभी वहाँ पर अपना वोल्वरिन चिल्ला के कहता है, अपने ऊपर देखो। और जैसे ही दोस्तों ली तियानजियांग वहाँ पे देखता ऊपर की तरफ तो अपना हीरो डेविल फेस के साथ में क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, तुम सच में बहुत कमजोर, बहुत स्लो हो। और ये कहने के साथ में उसके ऊपर अटैक करने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। ली तियानजियांग उसके ऐसे अटैक को देखने के बाद में हैरान होते हुए कहता है, अरे ये क्या? लेकिन तब तक दोस्तों अपना हीरो तान्यून वहाँ पर अपनी स्पीड को यूज करते हुए उसके सर के ऊपर सिंघम की तरीके दोस्तों कस के मारते हुए उसको जमीन पे गिरा देता है। और जैसे ही वहाँ पर गिरता है नीचे की जमीन पूरी की पूरी टूट जाती है। और तभी तान्यून के आगे नोटिफिकेशन आता है कि मार्शल स्पिरिट कॉपी हो गई है। जब तान्यून वहाँ पे ली तियानजियांग को अपने बीच का गैप दिखा देता है तो ली तियानजियांग घबराते हुए पीछे सरक के जा रहा होता है। और तभी तान्यून उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो ठीक है, तुम सभी लोग एक काम क्यों नहीं करते हो, अपना अल्टीमेट मूव चलो मेरे आगे, ये सही रहेगा ना? और क्या आपने अभी तक इसका यूज नहीं किया? हाँ, तुम लोग उसी ड्रैगन को बुला सकते हो। तान्यून की ये बात सुनने के बाद में जो वोल्वरिन और पटाखा माल होती है दोस्तों दोनों गुस्साते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। और तभी उससे कहते हैं, तुम इस तरह से दूसरों को नीची नजरों से देखना बंद करो। पटाखा माल भी आगे बढ़ते हुए कहती है, हाँ, तुम मेरे इस घूंसे को देखो। और इसके ये कहने के साथ में दोस्तों तान्यून बिल्कुल एक मास्टर स्टाइल में, जिस तरह का एक मास्टर होता है अपने स्टूडेंट को सिखाता है, उसी तरह से उनके सारे अटैक को वहाँ पे डॉज कर रहा होता है। और वो लोग तान्यून को मारने की कोशिश करते हुए बहुत ज्यादा अंदर इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब तान्यून वहाँ पर उनके अटैक से बोर हो जाता है तभी उनके ऊपर एक लात मारते हुए कहता है, क्या तुम लोग इसे और ज्यादा तेजी से नहीं कर सकते हो? मैं तुम्हारे तरीके नल्ला नहीं बैठा हूँ, मेरे पास दूसरे काम भी हैं। और तान्यून के एक लात के कारण वो दोनों के दोनों उछलते हुए पीछे जाके गिरते हैं। तान्यून को जब इस तरह से अपनी टीम को मार खाते हुए देखता है ली तियानजियांग तो वहाँ पर उठ के बैठते हुए कहता है, हे तुम लड़के, तुमने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है, अब तुम बाद में इस चीज से पछताना नहीं। और इस बात को कहने के बाद वो अपनी टीम की तरफ देखते हुए गुस्से में चिल्ला के कहता है, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस बच्चे को हमारी सबसे मजबूत चाल देखने दो।
और इस बात को कहने के साथ में दोस्तों वो तीनों फिर से अपनी फ्यूजन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उसी ड्रैगन को फिर से अपेयर कर लेते हैं। और वो ड्रैगन जैसे ही सामने आता है दोस्तों, वो तानन को मारने के लिए उस ड्रैगन को भेज देते हैं। और वो ड्रैगन थंडर के साथ में दोस्तों आगे की तरफ बढ़ रहा होता है तानन को मारने के लिए। और तभी तानन जब उसको देखता है तो लाओइंग की वहां पे मार्शल स्पिरिट को यूज करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है आइज लुआन स्लैश। और ये कहने के साथ में दोस्तों वो वहां पर अपनी शैडो तलवार को बाहर निकाल के आइज लुआन के बहुत ढेर सारे स्लैश उस ड्रैगन के ऊपर बरसाना स्टार्ट कर देता है। और अगले पलिये में दिखाया जाता है तानुन के आइज लॉन स्लैश के इम्पैक्ट के कारण जो ड्रैगन दोस्तों उसके पास आ रहा होता है वो उड़ता हुआ दीवार तोड़ के टावर के बाहर निकल जाता है। और इस तरह के तानुन की पावर को देखने के बाद में जो पब्लिक वहां पे दोस्तों उसकी मौज ले रही थी, लड़ने के लिए कह रही थी, उनके वहां पे पसीने आने लगते हैं और उनकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। और थोड़ी देर बाद अटैक के इम्पैक्ट का धुआं हटने के बाद में दोस्तों हमें दिखाया जाता है वो तीनों के तीनों वहां पे बुरी तरीके से बिखरे पड़े होते हैं। और तभी ली तियानजियांग कहता है ये बच्चा। उसकी बात कंप्लीट करने के लिए वॉल्वरिन कहता है सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और अपनी पटाखा माल भी कहती है इसकी ताकत तो अथाह है जितनी हम सोच भी नहीं सकते। जब वो तीनों के तीनों वहां पे बिखरे पड़े होते हैं, दूसरे साइड में अपने हीरो को दिखाया जाता है दोस्तों, जो कि वहां पर बहुत ज्यादा खुश होता है और वहां पे पोज देते हुए सोचता है इस तरह की फ्रेश किडनी, ओह वुहान टावर, मैं आ रहा हूँ ऊपर। और जैसे तानु ने इस चीज के बारे में कहा होता है तो सिस्टम वहां पे अपेयर होते हुए कहता है मार्शल स्पिरिट कॉपी हो गई है। और इसके बाद दोस्तों अपना तानुन वुहान टावर के और ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और तानुन जब ऊपर की तरफ आता है तो वहाँ पे बनी गर्ल होती है और उसको देखते हुए तानुन हैरान होके कहता है अरे क्या आप इस फ्लोर पर अकेले हैं? बनी गर्ल तानुन को देखने के बाद में अपनी चार्म स्किल को यूज करते हुए बड़े अलग अलग पोज बनाकर उससे कहती है हाँ मैं इस फ्लोर में बिल्कुल अकेली हूँ, तो प्लीज मेरे साथ आप सॉफ्ट एंड जेंटल रहिएगा। तानुन वहां पर उस बनी को देखने के बाद में दोस्तों और साथ ही जो उसने चार्म स्किल को यूज करा होता है उसके इम्पैक्ट के कारण वो राल चिवाते हुए सीधे बनी गर्ल की तरफ भाग के जाते हुए कहता है ओह तुम चिंता मत करो, मैं मार्शल स्पिरिट की कॉपी करने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ और बिल्कुल भी मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा और हाँ ये कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। और दोस्तों जैसा कि हमें मालूम है तानुन ठरकी एक नंबर का तो है, वो उसकी मार्शल स्पिरिट को कॉपी करने के लिए दोस्तों उसके बलून के ऊपर हाथ लगाने वाला होता है, क्योंकि वहां पर बनी गर्ल भी अपनी चार्म स्किल को यूज कर रही होती है तो उसका बहुआ उसके कंट्रोल में नहीं होता इस समय। लेकिन तभी अचानक से जैसे अपना तानुन उस बनी गर्ल के पास जाता है तो वो एकदम से होश में आते हुए शॉक्ड हो जाता है कि अरे ये मैं क्या करने वाला था। और तभी अचानक समय दिखाया जाता है दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था हमने, वो ब्लू हेयर लड़के के पास में सॉसेस को बनाने की स्पिरिट होती है। तो वहां पर बनी गर्ल के पास जैसे तानुन पहुंचने वाला होता है एकदम से जमीन के अंदर से खूब ढेर सारे सॉसेस तानुन के ऊपर अटैक करने के लिए ऊपर की तरफ निकलने लगते हैं। और जिसको देखने के बाद में तुरंत तानुन वहां पे जंप करते हुए उन सॉसेस को डॉज करने लगता है। लेकिन जब तानुन देखता है कि सॉसेस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो वहां पर वो अपनी स्किल्स को यूज करते हुए उन सॉसेस को बीच से काटना स्टार्ट कर देता है। और साथ ही दोस्तों कुछ सॉसेस को काटते हुए और कुछ के ऊपर बैठ के आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी अचानक से जब तानुन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जैसा कि हमें मालूम है यहाँ पे टीम फाइट हो रही है, तो लावू वहाँ पर अपने हैमर मार्शल स्पिरिट को यूज करते हुए तानुन के पीछे एकदम से निकल आता है और चिल्ला के कहता है हे लड़के इसे देखो तुम। लेकिन जैसा कि हमें मालूम है कि तानुन की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है, तभी वो उसकी बात सुनते हुए एकदम से रिएक्ट करता है और उसके हैमर को अपनी तलवार से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन जब तानुन वहां पर उसके हैमर को ब्लॉक कर रहा होता है कुछ देखने के बाद में एकदम से शॉक्ड हो जाता है। और तभी हमें पता चलता है एक साइड से लाओ वहां पर तानुन के ऊपर हैमर से अटैक करता है, दूसरे साइड से जो बनी गर्ल होती है जिस सॉसेज के ऊपर वो खड़ा होता है उस सॉसेज को बीच से वो फाड़ देती है, काट देती है, जिस चीज के कारण तानुन वहां पे शॉक्ड हो जाता है। और उस सॉसेज के कटने के कारण तानुन के पास में कोई भी बेस नहीं बचता है कि उसको डिफेक्ट कर सके। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए लाओ अपनी पावर का प्रेशर और ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण जो तानुन होता है वहां पे जमीन पे जाके धम से गिरता है। और वहां पे गिरते हुए तानुन अपने मन में सोचता है अरे नहीं, ऐसा लगता है कि ये लोग पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं। और इस बात को कहने के साथ ही दोस्तों उसके हैमर के प्रेशर के कारण तानुन वहां पे जमीन के पास आके गिरने वाला होता है। लेकिन तभी तानुन वहां पे दोस्तों जब गिर रहा होता है किसी और साइड देखते हुए बहुत सारा स्माइल करने लगता है और तानुन के अंदर से ब्लैक कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और दोस्तों जैसा कि हमें तानुन से उम्मीद थी, उसने 2 एपिसोड पहले ज़्यारू को जब गले लगाया होता है दोस्तों तो उसकी मार्शल स्पिरिट को भी वहां पे कॉपी कर लेता है। और तभी वहां पर ज़्यारू की मार्शल डार्क स्पिरिट को कॉपी करने के साथ में ही उस जगह से अपने आप को बचा लेता है। तानुन को उस जगह से एकदम से गायब होते हुए देखकर जो ब्लू हेयर लड़का होता है हैरान होके कहता है अरे वो एकदम से कहाँ गायब हो गया। और जैसे ही वहां पर ब्लू हेयर लड़के ने इस चीज के बारे में कहा होता है तभी अचानक से तानुन उसके जस्ट पीछे निकल के आता है और उसके पीठ के ऊपर एक जोर से घूंसा मारते हुए कहता है मुझे लुका छुपी का खेल बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं इस गेम में अच्छा नहीं हूँ। और तानुन को इतने करीब आते हुए देख के वो जो लड़का होता है वहां पे एकदम हैरान हो जाता है।
और अपने साथी के ऐसे हाल को देखते हुए उसके दोस्त वहाँ पे चिल्ला के कहते हैं, अरे भाई संभल के। और तभी वहाँ पर ब्लू हेयर लड़के को मारने के साथ में दोस्तों तानुन फिर से वहाँ पे शैडो स्पिरिट को यूज करते हुए वहाँ से फिर से डिस्पेयर हो जाता है। जैसे ही वो लोग अपने साथी के पास मदद करने के लिए भाग के जा रहे होते हैं, तभी तानुन वहाँ पर अपनी शैडो स्पिरिट को यूज करते हुए तुरंत उनके पीछे आकर कहता है, तुम लोग ग्रेट टैक्टिक्स बनाते हो, लेकिन मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूँ। और जैसे तानुन ने इस चीज के बारे में कहा होता है, वो दोनों एकदम से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुकी होती है। तानुन वहाँ पर अपनी पावर को यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर एक एक पंच लगा के आगे की तरफ निकल जाता है, और जिसके इम्पैक्ट के कारण वो दोनों हवा में उछलते हुए उड़ के जा रहे होते हैं। और तानुन भी वहाँ पर दोस्तों उनको मारने के बाद में स्माइल करते हुए कहता है, ब्रेक ऑल लॉस विथ वन फोर्स। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, माय ब्रदर इन लॉ के जितने भी एपिसोड आए थे सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, और जैसे ही आगे और आएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हेलो गाइस, आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों मेहनत लगती है। और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखें, और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।